अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। 10 बज गए हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर तैमूर है और मैं आज आज हमने एक लेक्चर प्लान किया है, एक इंटरेक्टिव जैसा। तो मैंने चूज किया कार्डियोलॉजी क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ना इसमें प्रॉब्लम होती है। तो कार्डियोलॉजी स्टार्ट करेंगे आज, इंशाल्लाह कवर करेंगे ए सिनेप्टिक हार्ट डिजीजेस। तो पहले आपको अपना बता दूं बारे में थोड़ा सा। मैं प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक्स का। और मैं पिछले तकरीबन 2.5 ईयर्स पे एक मेट्रोस कंपनी में। कुछ को पता होगा इस बारे में, कुछ ने शायद ना सुना हो। तो बेसिकली ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और इसका मकसद ये था कि कुछ अंडर होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो कि ना स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एग्जाम पास नहीं हो रहे। और उसकी एक वजह यह है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। और फिर सिर्फ ये नहीं कि रिटर्न पास करना है, क्लिनिकल अलग है, टॉक्स अलग है, तो मुश्किल है। तो मेट्रोस जो है उसने स्टार्ट किया था एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हर एक चीज कवर किया जाए। तो पीड्स में इन्होंने क्या किया है कि इनके पास एक प्रोग्राम है रिटन एग्जाम्स का, जिसमें मेरे अपने लेक्चर्स हैं। और ये लेक्चर्स लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। उसका फायदा ये है कि आप जब चाहे आप सुन सकते हैं। मतलब आप ओपीडी में हैं, आप पेशेंट देख रहे हैं, आपके पास कोई टाइम फारेग है, आप लेक्चर लगा सकते हैं। आप अब मैं लेक्चर आज अपलोड किया है, कल आप आज बिजी हैं, आप कल सुन सकते हैं। तो इसमें ना आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि आप एज इट सुन सकते हैं। दूसरा इनके पास जो कोर्स है वो टॉक्स का है। इनके पास एक डॉक्टर हैं जो कि टॉक्स की तैयारी कराते हैं। और फिर अलग इनके पास एक है डॉक्टर जो क्लिनिकल एग्जाम की प्रेप कराता है। और वो हॉस्पिटल जाते हैं, फिर जो है ना ग्रुप होता है उनका, वो पेशेंट डिस्कस करते हैं, नॉन केस डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिव प्रोग्राम बनाया है इसका। इसी तरह इनके पास सर्जरी के भी हैं, गायनी के भी हैं। तो इन्होंने इस लेक्चर को आज प्लान किया है कि हम जो है एक ऑनलाइन क्लास लेते हैं। तो अगर आपको डिटेल चाहिए, मेरे लेक्चर्स अगर आपने देखते हैं तो फिर वो उसका नंबर मैंने दिया हुआ है। तो इस लेक्चर में जो मेरा मेन फोकस है वो है एसिम्प्टोमेटिक हार्ट डिजीजेस। तो इस लेक्चर में कवर करूंगा इंशाल्लाह पल्स ऑक्सीमीटर स्क्रीनिंग, हाइप्रोक्सिया टेस्ट, फिर एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट्स, एट्रियो वेंट्रल सेप्टिकल डिफेक्ट्स, वेंट्रिकल सेप्टर डिफेक्ट्स, पीडीए, कोऑर्डिनेशन ऑफ एओर्टा, और आइजनमेंटर सिंड्रोम। तो काफ़ी कुछ है। और ये बेसिकली हम यहाँ स्टार्ट करेंगे ताकि थोड़ा सा मैंने कार्डियोलॉजी का एक पहले कॉन्सेप्ट बन जाए। फिर इंशाल्लाह फ्यूचर लेक्चर्स में हम सेरोटिक हार्ट डिजीज को भी कवर कर लेंगे। अब जब हम हार्ट डिजीज की बात करते हैं, इसको हमें पे डिवाइड करना चाहिए कि ये किस टाइप की है। तो इसकी क्लासिफिकेशन जो है उसके आपके पास ब्रॉडली दो कैटेगरीज हैं। आपके पास साइनोटिक हार्ट डिजीज है जिसमें साइनोसिस होते हैं, और आपके पास एसिम्प्टोमेटिक हार्ट डिजीज है जिसमें साइनोसिस नहीं होता। इनको हम फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं। जो एसिम्प्टोमेटिक हार्ट डिजीज है उसमें आपके पास कुछ होते हैं, आपके पास एक लेफ्ट राइट शंट होता है। यानी कि आपके पास जो ब्लड है वो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से राइट की तरफ जा रहा है, जिसको हम कहते हैं कि लेफ्ट राइट शंट है। जिसमें आपके पास आते हैं एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट, एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट, वीएसडी और पीडीए। उसमें आपके पास कोई ऑब्स्ट्रक्टिव रीजन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है। जैसे आपके पास कोई वॉल स्टेनोसिस हो सकता है, pulmonary वॉल स्टेनोसिस, एओर्टिक वॉल स्टेनोसिस, और उसके अलावा कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। और कुछ में आपके पास रिग्रेटेड रीजन होता है, यानी आपके पास लीकी वॉल। तो वॉल्व पूरी तरह बंद नहीं होता है। जब आपके पास चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड वापस आ जाता है। जैसे कि pulmonary valve deficiency, congenital deficiency एंड mitral valve collapse। फिर इसके बाद आपके पास आती है cyanotic heart disease। अब इसमें आपके पास क्या हो रहा है कि जो आपके पास ऑक्सीडेटेड ब्लड है और जो डी ऑक्सीडेटेड ब्लड है, दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो उससे आपके पास फिर साइनोसिस जाहिर होता है। अब इसमें जो उन्होंने बनाया हुआ है, गाइड किया हुआ है, इसमें दो डिविजन है। एक वॉइस क्लियर नहीं, बाकियों को आवाज सही आ रही है? यस सर, आ रही है। तो साइनोटिक हार्ट डिजीज की दो टाइप्स होती हैं। एक में पल्मोनरी फ्लो रिड्यूस्ड होता है और एक आपके पास इंक्रीज होता है। आप एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि
किस में इंक्रीज्ड है, किस में रिड्यूस्ड है। तो रिड्यूस्ड पल्मोनरी फ्लो वाले होते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फेल्डेट, pulmonary atresia with tetralogy of Fallot, tricuspid atresia, F3 anomaly और डबल आउटलेट राइट वेंट्रिकल। अब मुझे याद रखने बहुत मुश्किल लगते हैं, तो मैंने इसमें एक छोटा सा निमोनिक बनाया हुआ था, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब आपके पास रिड्यूस्ड पल्मोनरी फ्लो है, 1 सेकंड। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा आपको साइंटिस्ट है जिसका आपको नाम आता है, फेमस साइंटिस्ट, तो अक्सर लोग है ना, उनको सबसे फेमस साइंटिस्ट आता है, हिज नेम इज आइंस्टाइन। तो हमारे पास नंबर 1 पे आइंस्टाइन है, यानी कि इट साउंड लाइक एप्स्टीन। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पे एप्स्टीन आ गया। उसके बाद आप याद रखो 2, 3, 4। 2 क्या है? डबल आउटलेट राइट वेंट्रिकल। 3 क्या है? ट्राइकस्पिड एट्रीजिया। 4 आपको पता है कि टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो है। तो मेरा निमोनिक ये था आइंस्टाइन यानी कि एप्स्टीन, 2, 3, 4। उसके बाद एक और याद रखना है, वो है पल्मोनरी एट्रीजिया। फिर दूसरी तरफ आपके पास आते हैं सियानोटिक हार्ट डिजीज विद इंक्रीज पल्मोनरी फ्लो, जिससे पल्मोनरी फ्लो जो है ज्यादा है। इसमें आपके पास आते हैं टीजीए, कुछ कह रहे हैं, सॉरी आवाज नहीं आई। टीजीए, टोटली नॉर्मल पल्मोनरी वेनस रिटर्न, ट्रंकस आर्टरियोसिस और हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट। तो इसमें तो थोड़ा इजी सही है, 3 तो टी से स्टार्ट होते हैं, टी, टी, टी और फिर एच। तो ये बस छोटे से मोनिक्स में बनाए हुए थे ताकि याद रहे। असल में जो वाइब्रेशन है वो पंखा चल रहा है, उस वजह से शायद वाइब्रेशन आपको महसूस हो रही है। हाल ये है। चलिए, आई होप आपको सही होगा। क्या था एक और चीज, एक मैंने आवाज साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई होप आपको आवाज सही होगी। मैं कोई सेटिंग्स चेंज की है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको आनी चाहिए कि कुछ हार्ट में मरमर नहीं आती। तो एग्जाम में आपसे कहेंगे कि एक पेशेंट है, साइनोज्ड है, लेकिन देर इज नो मरमर। बेसिकली 4 हैं आपके पास डिजीज जिसमें आपके पास मरमर नहीं होते। टोटल टोटली नॉर्मल pulmonary visitant with obstruction, TGA, pulmonary atresia और हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट, इनमें आपको मरमर नहीं मिलता। अब कभी कभी जब आप होंगे ना इस वार्ड में, तो आपको शक होगा इस पेशेंट में शायद कार्डियक डिफेक्ट है, तो हम स्क्रीनिंग करना चाहते हैं। अब हमारा जैसा सेटअप है, हमारे पास हर हॉस्पिटल में एको नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई पेशेंट जो है ना उसको पॉइंट एको करा दें। आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, एम्बुलेंस करनी पड़ती है। तो आपके पास कोई तरीका हो कि आप पल्स आप स्क्रीनिंग कर सको, दैट इज वेरी यूजफुल। उसमें 2 तरीके हैं। एक है पल्स ऑक्सीमेट्री स्क्रीनिंग। सो दिस इज रिकमेंडेड फॉर ऑल यूनिट्स विद सस्पेक्टेड क्रिटिकल साइनोटिक कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो अगर आप किसी पेशेंट में सस्पेक्ट कर रहे हो कि ड्रग डिपेंडेंट लीजन है, इसका मतलब क्या होता है कि पेशेंट की सर्कुलेशन जो है ना वो डिपेंड कर रही है आपके पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस पे। जैसे ही डक्टस बंद होगा, पेशेंट बहुत ज्यादा साइनोज हो जाएगा। तो इनको हम कहते हैं डक्ट डिपेंडेंट लीजन्स, कि जब तक डक्ट खुली है तब तक जो है ना थोड़ी बहुत ब्लड जा रहा है। जैसे ही डक्ट बंद होगी तो फिर जो है ना पेशेंट बहुत सीरियसली साइनोज हो जाएगा। उसके लिए हम यूज करते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री स्क्रीनिंग, और ये हम करते हैं बिटवीन 24 टू 48 आवर्स ऑफ लाइफ, यानी द फर्स्ट 2 डेज ऑफ लाइफ। और अगर पेशेंट सिम्टम नहीं है तो बिफोर डिस्चार्ज। तो इसमें हमने करना क्या है कि हमने पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करनी है हैंड में और किसी भी पाँव में, चाहे लेफ्ट या चाहे राइट। फिर हम देखते हैं हमारे रिजल्ट क्या है। तो अगर हम देखते हैं कि पेशेंट में ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 95% से ज्यादा है। अच्छा, मुझे एक मैसेज आया है वॉल्यूम ओवरलोड, प्रेशर ओवरलोड की फिजियोलॉजी का। मैं जरा ये खत्म कर लूँ ना स्क्रीनिंग से बाद में इसको डिस्कस करता हूँ। तो 5 मिनट्स दें, मैं 20 पे आता हूँ। अच्छा,
आपने सैचुरेशन चेक करनी है इन द राइट हैंड और किसी भी पाँव में। अगर आपके पास ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है इट इज मोर देन 95%, आपने सैचुरेशन चेक की 95% से ज्यादा है, और जो डिफरेंस है जो दोनों लिम्स में है वो लेस देन 3%, यानी कि आपने देखा राइट हैंड में सैचुरेशन 96% है, लेफ्ट फुट में 95% है, यानी सिर्फ 1% का फर्क है। तो इट मीन पेशेंट में कोई साइनोटिक हार्ट डिजीज नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट पास हो गया, इसमें जो है ना आपके पास कोई डक डिपेंडेंट लीजन नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप देखते हो कि सेचुरेशन जो है वो 90% से कम आ रही है, चाहे वो एक लिम्ब में आ रही है दूसरे में आ रही है, चाहे राइट हैंड में या किसी भी पाँव में उसकी सेचुरेशन 90% से कम है, इट मीन स्क्रीनिंग टेस्ट फेल हो गया आपका। तो ये जो दो सिनेरियोज है ना ये क्लियर कट है। आपके पास एक सिनेरियो में 95% सेचुरेशन है और अबाउट सेम सेचुरेशन है दोनों लिम्स में, ये तो क्लियर है। एक और है जिसमें आपके पास सेचुरेशन 90% से कम है किसी भी लिम्ब में, ये जो है पेशेंट, ये स्क्रीनिंग टेस्ट फेल हो गया है। इसमें पॉसिबल है कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज है जो कि क्रिटिकल है। कुछ आपके पास एक केस आता है जो कि जरा दरमियाना सा है, आपको थोड़ा सा लगता है कि शायद है शायद नहीं है, तो वो थर्ड सिनेरियो होता है कि जो सेचुरेशन है वो 90-94% के बीच में है। जो डिफरेंस है बिटवीन राइट हैंड और जो फुट है वो तकरीबन 3% से ज्यादा है, यानी कि पेशेंट जो है उसके राइट हैंड में जो सेचुरेशन 96% आ रही है, लेकिन जो उसकी लिम्ब है उसका आपके पास कहीं 93% आ रही है। तो आपके पास डिफरेंस जो है ना मोर देन 3% है, और सेचुरेशन 94% तो ये ना थोड़ा मिड वाला है, ना इधर का है ना उधर का है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम दोबारा स्क्रीनिंग करते हैं 1 आवर बाद। अगर फिर भी आपके पास वही रिपोर्ट आ रही है, फिर भी आप देख रहे हो कि आपके पास सेचुरेशन 90-94% है या डिफरेंस जो है वो 3% से ज्यादा है, फिर आपने इवेल्युएट करना है फॉर कंजेनिटल हार्ट डिजीज। इसमें हम तीन चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले अर्जेंट एको, जो कि क्रिटिकल स्टेनोसिस है, अगर आप देख रहोगे पेशेंट की कंडीशन काफी जल्दी वर्सन हो सकती है, हम अर्जेंट एको करेंगे। दूसरा, हम पल्सेस और ब्लड प्रेशर चेक करेंगे इन द अपर एंड लोअर लिम्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एओर्टा, और हम हार्ट पोस्टुलेट करेंगे फॉर मर्मर्स। तो दिस इज पल्स ऑक्सीमेट्री स्क्रीनिंग, और ये आपको हेल्प करता है पिक करने में। सेकंड आपके पास है हाइपर ऑक्सिया टेस्ट। इसमें ये आपको चलता है कि पेशेंट को पल्मोनरी डिजीज है या साइनोटिक हार्ट डिजीज है, क्योंकि दोनों पेशेंट साइनोज हो सकते हैं। फर्क ये होता है कि जिन पेशेंट्स में कोई लंग पैथोलॉजी है, जब उनको आप 100% ऑक्सीजन दोगे उनकी सेचुरेशन इंप्रूव हो जाती है। तो अगर एक पेशेंट है उसको कोई लंग पैथोलॉजी है, उसको आप ऑक्सीजन ज़्यादा देते हो, सेचुरेशन इंप्रूव हो जाती है। लेकिन अगर पेशेंट में कोई हार्ट डिजीज है, क्योंकि ब्लड की मिक्सिंग हो रही है, उसको आप ऑक्सीजन अगर दे भी देते हो तब भी आपके पास जो सेचुरेशन है वो इंप्रूव नहीं होती। तो ऐसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि पल्मोनरी हार्ट डिजीज है या हार्ट साइनोटिक हार्ट डिजीज है। साइनोटिक हार्ट डिजीज में सेचुरेशन इंप्रूव नहीं होती। तो इसमें हमने करना क्या है कि हमने आपने पेशेंट को फूड देना है। आपको शायद पता हो कि हम जो है ना से क्रीप में पेशेंट के हेड के ऊपर एक मास्क लगाते होते हैं जिसको हम हेड बॉक्स कहते हैं। तो हम हेड बॉक्स के जरिए पेशेंट को 100% ऑक्सीजन देंगे। नेजल कैनल हम यूज नहीं करते, हम चाहते हैं पेशेंट को जितनी ऑक्सीजन मिल सके वो मिल जाए उसको। नेजल कैनला में जो है ना आपका थोड़ी सी लीक हो जाती है, और फुड जो है बेहतर है क्योंकि पेशेंट एक ऑक्सीजन सैचुरेटेड एनवायरनमेंट के अंदर है। तो हमने पेशेंट को पहले 100% ऑक्सीजन दी, उसके बाद हमने क्या किया, हमने एबीजीज कर दी। एबीजीज में हम देखेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी आ रही है। तो हमने पेशेंट की एबीजीज बिफोर ऑक्सीजन की थी और आफ्टर ऑक्सीजन की। उसके बाद हमारे पास चार सिनेरियोज आ सकते हैं। एक सिनेरियो ये है कि उसकी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है, जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है, वो मोर देन 300 मिलीग्राम्स ऑफ मर्करी बढ़ गई। तो उसमें ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है इट हैज इंक्रीज बाय 300%।
ये बच्चा हेल्दी है, इसको पल्मोनरी डिजीज भी नहीं है, इसको हार्ट डिजीज भी नहीं है, इज जस्ट नॉर्मल हेल्दी, नॉर्मली हेल्दी बच्चा है। सेकेंड सिनेरियो ये है कि आपके पास ऑक्सीजन बड़ी जरूर है लेकिन नॉट एज मच, 150 से لا نقصر 300, شوية. لا 100 نقصر. से 300 मीटर मर्करी उसकी ऑक्सीजन इंक्रीज हुई है। जब आपके पास इतना इंक्रीज ऑक्सीजन का, इसमें आपके पास जो डायग्नोसिस हो सकता है, इट कैन बी पल्मोनरी डिजीज, लंग का प्रॉब्लम हो सकती है, मैथ हीमोग्लोबिनीमिया या सीरियस डिसऑर्डर्स। और इसमें आपके पास क्या हुआ है कि जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो इंप्रूव हो गई है जब आपने ऑक्सीजन दी इसको। सो दिस इज सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें आपके पास कोई लंग पैथोलॉजी है या ऐसी प्रॉब्लम्स में ऑक्सीजन देने से इंप्रूव हो जाएगा। तो ये दो स्नेरियो, ठीक है, आपने ऑक्सीजन दी और आपने इमेजेस चेक की। फिर बाकी दो स्नेरियोज में क्या है कि ऑक्सीजन बढ़ी है लेकिन कम बढ़ी है। आपने ऑक्सीजन दी लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हैज ओनली इंक्रीज्ड बाय 100 150 मीटर्स ऑफ मर्करी। जब बस ये सिनेरियो आता है साइनोटिक हार्ट डिजीज, तो जो हमने डिस्कस किए थे अभी, ठीक है, यहाँ पे पास जो टीजीए ट्राइकस्पिड ट्रीजिया ये वो वाले थे। यहाँ दिस कैन हैपन इन प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अगर आपके पास ऑक्सीजन सैचुरेशन 100 से भी कम बढ़ती है, यू हैव अ साइनोटिक हार्ट डिजीज विद रिड्यूस्ड पल्मोनरी। तो इस केस में आपने अर्जेंट एको करानी है। अगर आपके पास एको नहीं है तो पीजी E1 इन्फ्यूजन देनी है। तो दिस इज नोन एज हाइपर ऑक्सीजन। इससे आपको पता चलता है कि लंग पैथोलॉजी है या हार्ट पैथोलॉजी है। क्लियर है यहाँ पे? आप क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें थोड़ी सी जो है ना चीजों का हमने ख्याल करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारे कंफर्मेटरी टेस्ट है डेट इज एको। तो ये हम स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं और स्क्रीनिंग 100% नहीं होती। सो इट कैन गिव इनकरेक्ट, इट कैन गिव फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स अगर आपके पास मेथड ठीक नहीं है, आपने सीधे से किया नहीं है तो आपके पास रिजल्ट्स गलत आ सकते हैं। फिर कुछ पेशेंट्स में कैसा होता है, जो जो हार्ट डिजीज है उसमें उनके पास शंटिंग हो रही होती है, आपके पास कुछ और जो है ना पाथवेज बन जाते हैं। तो उससे जो है ना, इवन दो साइनोटिक हार्ट डिजीज है, इससे आपके पास जो डिफरेंट पैथोलॉजी बनता है, डिफरेंट शंट्स बनते हैं, उससे जो पार्शियल प्रेशर है 150 राइज हो भी जाता है। उसका मतलब ये है कि ये 100% नहीं है, कभी कभी ये पिक नहीं कर पाता। एक और क्लू ये होता है पेशेंट जिसको साइनोटिक हार्ट डिजीज है कि उसका हाइपोक्सिया कांस्टेंट रहता है। तो आमतौर पर आपके पास एक पेशेंट अगर है वार्ड में, उसकी सेचुरेशन कम आ रही है, उसको आप ऑक्सीजन दोगे तो उसकी सेचुरेशन बढ़ जाती है आमतौर पर। एक आपका एक बच्चा है, टिकनिक है, उसको निमोनिया है, आप उसको ऑक्सीजन दी, पहले उसकी 84 आ रही थी, आप ऑक्सीजन दी 91 तक पहुंच जाती है। लेकिन जब जनरल साइनोटिक हार्ट डिजीज होती है तब सेचुरेशन बढ़ती नहीं है, क्योंकि आप जितने भी ऑक्सीजन दो सारा मिक्स हो जाता है, तो उसकी सेचुरेशन नहीं बढ़ती। So another clue for cyanotic heart disease is that hypoxia remains relatively constant. In respiratory disorders and primary pulmonary hypertension, partial pressure of oxygen varies with time or change in penetratory measurement. तो अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, जो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर है वो फ्लक्चुएट करता है, जबकि कार्डियक डिजीज में ऑक्सीजन प्रेशर एक जैसी रहती है, इतनी फ्लक्चुएट नहीं करती। आप जितनी मर्जी ऑक्सीजन दे दो, उसका अम, जो उसका ब्लड है उससे मिक्सिंग हो रही है, तो आपके पास साइनोसिस रहता है। अच्छा, उससे पहले कि मैं एएचडी पे जाऊं, मुझे क्वेश्चन आया था कि कौन से आपके पास आर्टरीज होते हैं रिगर्जिटेंट। वॉल्यूम ओवरलोड और प्रेशर ओवरलोड में क्या पर डिफरेंस आता है? तो आपके पास वॉल्यूम ओवरलोड में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आपके पास किसी हार्ट के चेंबर में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। जब आपके फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वीएसडी है या पीडीए है, उसमें आपके पास एक तरफ वॉल्यूम ज्यादा आ जाएगा। जब आपके पास वॉल्यूम ज्यादा होगा तो फिर आपके वो चेम्बर्स इनलार्ज हो जाएंगे। फिर ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, जब ये लंग्स में जाएगा तो फिर लंग की फिजियोलॉजी भी चेंज हो जाएगी। तो आपके पास बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम एक्सेसिव वॉल्यूम आपके पास हार्ट टिम्बर्स इनलार्ज होते हैं, पल्मोनरी ट्रंक इनलार्ज होती है और लंग्स को भी इफेक्ट होता है। जबकि जो आपके पास प्रेशर ओवरलोड है उसमें आपके पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन है आपके। तो आपको पता है कि जो वॉल्व्स हैं
वो एक प्रेशर मेंटेन करते हैं। तो मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास एक वॉल्व है, उस वॉल्व का अपना प्रेशर 50 है। जब मैंने इस वॉल्व को खोलना है, मुझे 50 से ज्यादा प्रेशर चाहिए। जब मेरा प्रेशर 50 से ज्यादा हो जाएगा, मेरा वॉल्व खुल जाएगा। जब 50 से कम होगा, वॉल्व बंद हो जाएगा। अब अगर मेरे पास इस वॉल्व में प्रॉब्लम है, मेरा वॉल्व है ना पुराना हो गया, वो सही खुलता नहीं, अब जो है ना मुझे 100 प्रेशर चाहिए ताकि मैं उस वॉल्व को खोल सकूं। तो पीछे जो पंप है मेरा, उसने 100 प्रेशर जनरेट करना है। उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए ताकि आप प्रेशर जो है वो जनरेट कर सको। तो जो आपका चेम्बर है जो प्रेशर जनरेट कर रहा है, वो हाइपरट्रोफी हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कि दिस इज प्रेशर ओवरलोड। कि आपका वॉल्व जो है ना वो स्टेनोज हुआ हुआ है या हार्ड हुआ हुआ है, कि अब आपको ज्यादा प्रेशर चाहिए उसको ओपन करने के लिए। दिस इज प्रेशर ओवरलोड। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ एएसडी, वीएसडी, पीडीए, ये वॉल्यूम ओवरलोड है। प्रेशर ओवरलोड आपके पास आते हैं जब आपके पास वॉल्व में कुछ सिनोसिस हो। लेट्स स्टार्ट विद एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट से पहले आपको थोड़ी सी फिजियोलॉजी आनी चाहिए, फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड। अब ये तो आपको पता ही है सबको कि द फर्स्ट हार्ट साउंड आपके पास, फर्स्ट हार्ट साउंड बनती है जब माइट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, इससे फर्स्ट हार्ट साउंड बनती है। उसके बाद आपके पास वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर आपके पास सेकंड हार्ट साउंड बनती है जब एओर्टिक और कोरोनरी वॉल्व बंद होते हैं। सो दीज आर द टू हार्ट साउंड्स। अब जब पेशेंट लंबा सांस लेता है तो जो सेकंड हार्ट साउंड है उसमें लगता है कि स्प्लिट आ गई है, लगता है उसके दो पार्ट्स हो गए हैं। इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड। इट इज हर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इन द pulmonary एरिया। तो ये मैं आपको सुनाऊंगा पहले। ये आपको सिर्फ जायगर से ना एक आवाज में बस दो पार्ट्स हो गए, टुक टुक आवाज आ रही है बस, तो ये बहुत बहुत डिफरेंस नहीं होता। तो आपने शायद महसूस किया हो कुछ जगहों पे कड़क कड़क सी आवाज आ रही है। तो ये जो कड़क सी आवाज आती है, ये बेसिकली दो आवाजें आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा गैप है इसके अंदर। एक और सुनाता हूँ मैं आपको। जहाँ पे ये लिखा है ना S2 स्प्लिट, वहां पे आपको सेकंड हार्ट साउंड की आवाज आएगी कि स्प्लिट हो रही है। जहाँ पे ये बॉक्स नजर आएगा, जस्ट वन लास्ट, द नॉर्मल स्प्लिटिंग ऑफ द S2। ये होती क्यों है? तो जब पेशेंट इंस्पायर करता है, सांस इनहेल करता है, वो उससे क्या होता है कि चेस्ट वॉल आपकी एक्सपैंड होगी। उससे क्या होगा कि जो इंटरट्रैकिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने जो है ना लंग एक्सपैंड किया है, आपके पास एक किस्म का वैक्यूम बन जाता है। उससे क्या होता है कि आपके पास जो वेसल्स हैं चेस्ट के अंदर, वो भी थोड़ी सी एक्सपैंड होती है, थोड़ी पुल हो रही है। तो जब आपके पास वेसल्स एक्सपैंड होंगी, उसमें थोड़ा ज्यादा ब्लड जाएगा। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड जाए। तो जब राइट ब्लड में ब्लड ज्यादा है, उसने ब्लड को पंप करना है। तो आपके पास पुल्मोनरी वॉल्व थोड़ा सा लेट बंद होगा, क्योंकि जब साफ ब्लड पंप होगा तभी तो आपके पास पुल्मोनरी वॉल्व बंद होगा। तो पुल्मोनरी वॉल्व थोड़ा सा लेट बंद होगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। एक और चीज होती है इंस्पिरेशन में कि जो लंग्स हैं वो भी एक्सपैंड करते हैं, लंग की वेसल भी एक्सपैंड करते हैं। उससे क्या होगा कि लंग्स के अंदर जो ब्लड है वो कूल हो जाएगा, तो जमा हो जाएगा। जब आपके पास लंग्स में ब्लड जमा हो गया है, तो फिर थोड़ा सा कम ब्लड जो है वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम को और लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो लेफ्ट हार्ट में थोड़ा सा ब्लड कम गया है, राइट में थोड़ा ज्यादा गया है। एओर्टिक वाल्व थोड़ा सा जल्दी बंद हो गया है, पल्मोनरी वाल्व थोड़ा सा लेट बंद हुआ है, तो उसमें गैप आ गया। तो delayed closure of the pulmonary valve along with early closure of the aortic valve causes splitting of S2 during inspiration। ये फिलोजिकल है, ये नॉर्मली होता है। अब हम डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ एएसडीज और जो है ना किस तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें एक है होल्ट और आर्म सिंड्रोम। दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसमें आपको मिलेगा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, हाइपोप्लास्टिक या ट्राइफेंजियल, या फिर एब्सेंट थम्स। इस बच्चे के आप थंब तो देखें, लगता है कि फिंगर्स ही हैं उसकी, पांच थंब तो है ही कोई नहीं। ये भी ट्राइफेंजियल था। तो जैसे हमारी नॉर्मल होती है ना कार्पल बोन्स, उस तरह की नहीं होती इनकी। 8 बोन्स नहीं होती, कभी इनकी 9 होती है, कभी इनकी एक दो फ्यूज हो जाती है। तो इनकी कार्पल बोन्स भी एबनॉर्मल होती हैं। और सब इसका आप थंब देखें तो इसमें एक दो तीन जो है ना
ट्राइफेंजियल है। सो दिस इज नोन एज फॉल्ट और आर्म सिंड्रोम। इसमें आपको ESD लिखा होता है। नेक्स्ट, पेटेंट फोरामेन ओवेल। सो व्हाट इज हैपनिंग पेटेंट फोरामेन ओवेल? बेसिकली आपके पास जब बेबी होता है, जब फीटस होता है माँ के पेट में, तो उस वक्त जो है ना बेबी के लंग्स काम नहीं करते होते। उसमें ये जो अ, ये जो डक्ट है आपके पास, फोरामेन ओवेल आपके पास, इससे सर्कुलेशन जो है ना वो जल्दी होती है। तो अगर ये बंद ना हो, इसको हम कहते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल। और नॉर्मली से कोई मसला नहीं होता। अगर आपको मिल भी जाए तो कुछ भी नहीं है, इसको हम 8 वीक से रेडी करते हैं। ना कोई शंटिंग होती है ना कुछ होता है, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। कुछ केसेस में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कुछ फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। जैसे कि सपोजिंग पेशेंट को पेटेंट फोरामेन ओवेल है और उसके साथ उसके पास इंक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर, यानी कि राइट साइड ऑफ एट्रियम में जो राइट एट्रियम से प्रेशर इंक्रीज है। जैसे कि ट्राइकस्पिड वॉल में कोई बात नॉर्मली है, पल्मोनरी स्टेनोसिस है, या राइट वेंट्रिकल डिसफंक्शन है, उसमें क्या होगा कि जो राइट एट्रियम से प्रेशर इंक्रीज होगा, तब आपके पास ब्लड शंट करेगा फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम, मिक्सिंग होगी ब्लड की और आपका साइनोसिस हो जाएगा। इसी तरह ही अगर आपके पास लेफ्ट एट्रियम प्रेशर ज्यादा है, सच एज इन माइट्रल स्टेनोसिस, तब आपके पास लेफ्ट टू राइट शंट होगा अक्रॉस द पेटेंट फोरामेन ओवेल। साइनोसिस नहीं मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज होगा राइट साइड ऑफ हार्ट। इसमें करना क्या है? कुछ भी नहीं। अगर आपके पास सिर्फ एक आइसोलेटेड पल्मोनरी ओवेल है और कोई मसला नहीं है, छोड़ दो उसको, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उसमें। वो इतने उसमें कोई जनरल शंटिंग होती ही नहीं है, there's nothing to- अगर आपके पास किसी वजह से राइट एट्रियल प्रेशर या राइट लेफ्ट एट्रियल प्रेशर वो इंक्रीज है, तब आप अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करो, अदरवाइज कुछ नहीं करना। लेकिन किसी पेशेंट में आपके पास कोई आपके पास अडल्ट है जिसमें थ्रोम्बो एम्बोलिक स्ट्रोक्स की आपके पास हिस्ट्री है, तब हम बात करते हैं, ताकि उसके पास जो है ना मजीद स्ट्रोक्स का रिस्क हो ही ना। अदरवाइज नथिंग टू। फिर जो हमने सबसे कॉमन पढ़ा हुआ है, ऑस्टियम स्कंडम डिफेक्ट, और ये हम सब पढ़ते रहते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ASD, मेकिंग अप 80% ऑफ केसेस। अगर आप सारी congenital heart disease लो, this makes up 7% of all congenital heart diseases and the atrioventricular valves are। इसके साथ कुछ एसोसिएशंस होती हैं। अगर आपको ऑस्टियम स्कंडम मिल रहा है, तो आपको चेक करना चाहिए कि आपके पास पार्शली अनॉमलस पल्मोनरी वेंस रिटर्न तो नहीं है, VSD तो नहीं है, ये mitral valve prolapse तो नहीं है, क्योंकि ये साथ एसोसिएटेड होते हैं। these are often found along with ostium scandum। अच्छा जी, अब हमने देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है। कार्डियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने देखनी होती है ये कि ब्लड का रूट क्या हो, क्या चेंजेस आए। मेरा तरीका ये है कि अगर मेरे पास लेफ्ट साइड लीजन है, मैं फिर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से स्टार्ट करता हूँ। नॉर्मल हार्ट सर्कुलेशन आई थिंक आप सबको आती होगी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन से ब्लड आया, सॉरी मैं करेक्ट, तो आपके पास ब्लड आया लंग से, पल्मोनरी वेन में गया, वहां से वो गया लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड दो जगहों पर जाएगा। आपके पास यहाँ पे एक ESD है, वो इन वेसल्स के पीछे है। तो आपके पास थोड़ा सा ब्लड आ गया इन द राइट एट्रियम, बाकी ब्लड आपके पास जाएगा इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, अक्रॉस द माइट्रल वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करेगा इन द एओर्टा, एओर्टा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, और उसके बाद ये ब्लड जो डीऑक्सीनेट हो जाएगा। ये जो आपके पास डीऑक्सीनेट ब्लड है, ये आपके पास वापस आएगा वाया द सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, और ये ब्लड आपके पास आएगा इन द राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में आपके पास ब्लड मिक्स हो रहा है। तो मैं इसको पर्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि ब्लड यहाँ मिक्स हो गया। तो यहाँ पे जो ब्लड मिक्स हुआ है वो जाएगा इन द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा इन द पल्मोनरी आर्टरी, वहां से अगेन जाएगा लेफ्ट एट्रियम। तो आपके पास कुछ चेम्बर में ब्लड ज्यादा आ रहा है। कौन कौन से चेम्बर में ब्लड ज्यादा आ रहा है? नंबर वन, आपके पास राइट एट्रियम ब्लड ज्यादा आ रहा है क्योंकि उसको लेफ्ट से मिल रहा है। सेकेंडली, राइट वेंट्रिकल ब्लड ज्यादा आ रहा है।
पुल्मोनरी ट्रंक में ब्लड ज़्यादा जा रहा है, और ये सारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में वापस आ रहा है। तो आपके पास इन तीन चेम्बर्स में ब्लड ज़्यादा जा रहा है, तो इन चेम्बर्स क्या होगा, ये इनलार्ज हो जाएंगे, इनमें ब्लड को मैनेज करना है, इस ब्लड को इनमें पंप करना है, तो ये सब इनलार्ज हो जाएंगे। द राइट एट्रियम, द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट एट्रियम विल बी इनलार्ज। उसके अलावा पुल्मोनरी आर्टरी विल बिकम डायलेटेड। जितना बड़ा डिफेक्ट होगा उतना ज्यादा ब्लड शंट करेगा, उतना ये चेम्बर्स और वेसल इनलार्ज हो जाएंगे। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा शंट है, उससे क्या होगा, आपके पास वीनस रिटर्न बढ़ता जाएगा, और एक टाइम आ सकता है कि द QP टू QS रेशियो इज ऑफ 2:1 और 4:1। इसका मतलब क्या है कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है कंपेयर टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, उसमें वॉल्यूम ज्यादा है। Pulmonary circulation can be twice as much or 4 times as much as the systemic circulation. इसको हम कहते हैं वॉल्यूम ओवरलोड। यहाँ तक क्लियर है? समझ आइए आपको इस सर्कुलेशन की, दोबारा रिपीट कर दूंगा इसको। सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है समझ। तीन चेम्बर्स इन्वॉल्व है हमारे पास, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। ये लार्ज हो जाएंगे, पल्मोनरी आर्टरी डायलेट हो जाएगी। चलिए, तो होता क्या है, आई एम सॉरी मैम, तस्वीर साफ करना भूल गया। होता क्या है, कुछ भी नहीं। आमतौर पे कुछ भी नहीं होता, सिम्टम्स इतने मिलती नहीं आपको। मैं जब पढ़ा था, मेरे पास एक बच्चा था 4th ईयर का, ही वाज 22 years old, तब जाके उसने ESD को सही कराया था। तो बड़ी सी लाइफ गुजारते हैं, आमतौर पर कुछ भी नहीं होता। जिनको लार्ज लीजन्स होते हैं उनको शायद एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हो, या थोड़ी बहुत फिर भी थ्राइव, थोड़ा सा कहते हो वेट नहीं बढ़ रहा इतना, या एक्सरसाइज कुछ कहते हो जल्दी थक जाते हैं, अदरवाइज बिल्कुल ठीक रहते हैं। अगर आप प्रिकॉर्डियम में देखोगे तो आपके पास माइल्ड लेफ्ट प्रिकॉर्डियल बल्ज होगा। इस या बस थोड़ा सा जो है ना लेफ्ट एट्रियम, थोड़ा सा आप लगेगा शायद वो एरिया थोड़ा सा लार्ज हुआ हुआ है। पेरास्टर्नल हीव मिलेगी आपको। पेरास्टर्नल हीव इज कॉज्ड बाय द राइट वेंट्रिकल, तो आपके पास राइट वेंट्रिकल इनलार्ज हो जाएगा, दैट कॉजेज पेरास्टर्नल हीव। सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग है, दैट इज वाइडली स्प्लिट एंड फिक्स एस्ट्रो एक्सप्लेन करें। तो जब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एस्ट्रो के बारे में, उसमें क्या हो रहा था, जब पेशेंट इंस्पायर करता है तब राइट साइड ऑफ हार्ट में थोड़ा सा ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, pulmonary valve लेट बंद होता है, S2 स्प्लिट हो जाता है। दैट ओनली occurred ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ASD में क्या हो रहा है कि चाहे इंस्पिरेशन चाहे एक्सपिरेशन, हमेशा आपके पास राइट साइड ऑफ हार्ट में ब्लड ज्यादा जा रहा है। तो आपके पास जब हमेशा राइट साइड ऑफ हार्ट में ब्लड ज्यादा जा रहा है, इट मीन्स कि जो मर्जी फेज हो रेस्पिरेशन का, चाहे इंस्पिरेशन है चाहे एक्सपिरेशन है, आपके पास राइट साइड ऑफ हार्ट में हमेशा ही ज्यादा ब्लड है। तो पल्मोनरी वॉल जो है हमेशा ही लेट बंद होगा, तो आपके पास हमेशा ही S2 स्प्लिट होगा। सो द S2 विल बी वाइडली स्प्लिट एंड फिक्स्ड, हमेशा स्प्लिट होगा और वाइडली स्प्लिट होगा। एंड दिस इज द क्लासिक फाइंडिंग इन ASD। उसके अलावा आपको एक इजेक्शन स्टॉलिक मर्मर मिल सकता है, क्योंकि आपके पास जो राइट आउटफ्लो ट्रैक्ट है, जो पल्मोनरी आर्टरी है, उसमें ब्लड ज्यादा जा रहा है। जब ब्लड ज्यादा जाता है तो आपको एक मर्मर मिल सकता है। उसके अलावा राइट एट्रियम ब्लड ज्यादा है, वो ज्यादा ब्लड पंप कर रहा है राइट वेंट्रिकल में। जब ज्यादा ब्लड जाएगा इन द राइट वेंट्रिकल, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व के ऊपर से ज्यादा ब्लड गुजरेगा, इसीलिए आपको एक मर्मर मिल सकता है। एंड दिस विल बी अ मिड डायस्टोलिक मर्मर। ये तब आएगा जब पल्मोनरी सर्कुलेशन इज ट्वाइस एज मच एज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये आपको तब मिलता है। तो आपको दो मर्मर मिल सकते हैं। अब मैंने आपको सुनाता है फिक्स्ड वाइड स्प्लिट ASD, तो मैं आपको उसकी आवाज सुनाता हूँ। तो जैसा मैं आपको आवाज सुनाऊंगा इससे, लेकिन पहले आपको S1 की आवाज आएगी, फिर आपको S2 की आवाज आएगी, लेकिन स्प्लिट होगी। तो अगर आपको ये मिल जाए, इट इज मोस्ट लाइकली ASD, लेकिन इसके DDs भी होते हैं, और भी केसेस होते हैं जिसमें आपको वाइडली स्प्लिट S2 मिल सकता है। ASD इज द मोस्ट कॉमन, ब्रोनिस्टोसिस में हो सकता है क्योंकि वॉल्व टाइट हुआ हुआ है, देर से बंद होता है, या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, या फिर FV नॉर्मल। इन सब में आपको वाइडली स्प्लिट S2 मिल सकता है, और ये एक पास पेपर MCQ भी। तो हमने कौन सी लैब्स करनी है? हार्ट में हमेशा सेम लैब करते हैं, जब भी हम हार्ट का कोई करते हैं पेशेंट होते हैं, हम सेम लैब्स करते होते हैं। एक्सरे करते हैं, ECG,
एको और कार्डियक कैरेक्टराइजेशन। तो एक्सरे में क्या मिलेगा आपको, जैसे हम डिस्कस किया था, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, पल्मोनरी आर्टरी, ये लार्ज मिलेगा आपको एक्सरे पे। लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम में लार्ज होता है। और pulmonary vasculitis in sorry ECG shows right ventricular hypertrophy, और उसके अलावा आपको राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक मिलता है विच इज सीन इन ऑल ASDs। एको में आपको नजर आ जाएगा क्या प्रॉब्लम है, ASD है एंड दिस राइट वेंट्रिकल ओवरलोड, और ये वॉल्यूम ओवरलोड है। कार्डियक कैंसलेशन क्या दिखाएगा आप कि राइट एट्रियम में जो सैचुरेशन है वो अचानक बढ़ गई है, इसको हम स्टेप अप कहते हैं क्योंकि इसको ब्लड मिल रहा है लेफ्ट एट्रियम से। तो ये एक्सरे है ASD का। तो आप नजर आ रहा है कि जो पल्मोनरी मार्किंग्स है वो कुछ इंक्रीज है। जो लेफ्ट एट्रियम है, जो राइट एट्रियम है, उसके जो शेडो थोड़े से लार्ज हुए हुए हैं। हार्ट नॉर्मल है, कार्डियोमेगाली नहीं है। रिब्स और टिश्यूज नॉर्मल है। करना क्या है, पहले हम ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज स्मॉल टू मॉडरेट ASD में फ्लो स्पॉन्टेनियसली, खुद ही बंद हो सकते हैं। अच्छा, वाई राइट बंडल ब्लॉक इन ASD, मुझे एक मिनट तो बताता हूँ आपको। हम ASD कब बंद करते हैं, अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, या राइट वेंट्रिकल लार्ज हो रहे हैं, या किसी एसिम्टोमेटिक पेशेंट में pulmonary blood flow is at least twice as much as the systemic blood। हम कैसे बंद करते हैं, हम इसमें कैप्चर डिवाइस यूज करते हैं। कब करते हैं, आफ्टर 1 year और बिफोर एंट्री टू स्कूल। अच्छा जी, सवाल ये है, थोड़ा सा लिखा हुआ है सॉरी। सवाल ये है कि आपके पास बंडल ब्रांच ब्लॉक क्यों आ रही है। तो मैं गंदा साउंड बना रहा हूँ, और अब मैं आपको दिखाऊंगा सर्किटरी जो हमारी होती है। हमारे पास, आपको पता है करंट कहाँ स्टार्ट होता है, कि लेफ्ट एट्रियम स्टार्ट होता है, से न्यूट्रल स्टार्ट होता है, फिर वो स्प्रेड करता है, फिर वो जाता है AV नोड। AV नोड में जाएगा, वहां से जाएगा आपके पास बंडल ऑफ हिस में, वेंट्रिकल्स में स्प्रेड करेगा। ठीक है, ये आपको पता ही है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आपके पास वेंट्रिकल्स है ना, और जो आपके पास एट्रियम में वो इनलार्ज होते हैं। तो मैं अब इसको इनलार्ज कर लगा, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ। ये जो रेड है ना, ये अब हो गया, ये इनलार्ज हो गया। अब क्या होगा, अब आपके पास ये जो करंट है ना, इसे थोड़ा और दूर जाना है, इसकी ट्रैवलिंग का ज्यादा हो गया टाइम, इसे यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जो इसका पाथवे था बड़ा हो गया है, तो आपके पास थोड़ा सा करंट जो है ना उसने ज्यादा ट्रेवल करना है, आपके पास थोड़ा सा टाइम डिफरेंस आ जाता है। तो आपके पास थोड़ा सा जो है ना एक किस्म का आता है कि ज्यादा टाइम लग रहा है करंट को ट्रेवल करने में। इट अपीयर्स जैसे कि एक बंडल ब्रांच ब्लॉक हुआ है, क्योंकि आपको टाइम ज्यादा लग रहा है फॉर द करंट टू पास थ्रू द हाइपरट्रोफी चेंबर्स। अच्छा जी, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज वेरी रेयर, हम कहते ही नहीं कि आप इसमें प्रोफिलैक्सिस करो। अगर बड़ा डिफेक्ट है, आप ट्रैक नहीं करते, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है क्योंकि राइट साइड ऑफ हार्ट पे वॉल्यूम ओवरलोड है। डिसरिथमियास हो सकते हैं क्योंकि राइट एट्रियल इनलार्जमेंट है, एट्रियल लार्ज है, अगेन फ्रंट में ज्यादा ट्रेवल करना है। ट्राइकस्पिड या माइट्रल फिशसी हो सकती है क्योंकि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम लार्ज हुए हुए हैं। इन रेयर केसेस हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इसकी डीडीज में क्या आता है, साइनस फिनोसिस ART, पार्शली अनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न, और ऑस्टियम प्राइमरी डिफेक्ट। इन तीनों को मैं थोड़ा सा टच करूंगा अभी। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, DT साइनस फिनोसिस AST। इसमें बेसिकली एक ही चीज है जो डिफरेंट है, वो ये है कि जो ASD की लोकेशन है ना, वो इट इज इन द अपर पार्ट ऑफ द एट्रियल सेप्ट नियर द एंट्री ऑफ स्पीयर वेना कैवा। ये स्पीयर वेना कैवा आ रहा है, और जो ASD आपके पास यहाँ जो हम पहले डिस्कस करे थे ऑस्टियम स्कंडल, वो यहाँ पे होता है। ये काफी ऊपर है, फर्क सिर्फ लोकेशन पे है। ये आपको मिलता है इन द अपर पार्ट ऑफ द एट्रियल सेप्ट। अक्सर इसके साथ आपको मिलता है associated with abnormal drainage of at least one pulmonary vein in the sphere vena cava। तो जब आपको साइनस फिनोसिस मिलता है, अक्सर आपको मिलता है कि साथ एक pulmonary vein जो है वो भी ड्रेन कर रही है the sphere vena cava। तो इसमें आपको साथ ही अक्सर नॉर्मली मिलती होती है। क्लिनिकली
एक्सरे ईसीजी रिजेंबल्स पॉस्ट्यूम स्कंडर। तो जब हम एक्सरे करेंगे, ईसीजी करेंगे, इट्स जस्ट लाइक पॉस्ट्यूम स्कंडर, हमें पता ही चलेगा। एको पर चलता है आपको कि दिस इज ए साइनस वेनोसिस एच। इसकी सर्जरी। फिर एक और डीडी है पार्शली अनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न। अब इसमें आपके पास इफेक्ट क्या है? सम or all of the pulmonary veins from one lung will drain into the inferior vena cava, superior vena cava, right atrium और pulmonary sinus। तो आपको पता है कि जो pulmonary vein है उसको लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन करना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए उसको। इसमें क्या होता है कि जो pulmonary vein है एक तो जगह पे आ रही है जैसे आना चाहिए उसको, लेकिन जो दूसरी है वो या तो आपके पास superior vena cava में आ रही है या inferior vena cava में आ रही है या राइट एट्रियम में जा रही है। तो जो वीनस रिटर्न है वो गलत है। दोनों खराब नहीं, लेकिन एक साइड पे जो एक साइड पे टर्न है वो ठीक नहीं है। तो जब हम क्लिनिकली देखते हैं, एक्सईसीजी कराते हैं, दे आर द सेम एज ऑस्टियोइड, और हम एको करते हैं ताकि हम डायग्नोज कर सकें। तो जब भी आपको कोई एएसडी मिलता है एको पे, शुड ऑलवेज रूल आउट पार्शली नॉर्मलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न। आपको हमेशा करना चाहिए चेक। तो अगर आप में से कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो आपको बेहतर पता है, लेकिन जब भी एएसडी मिले शुड ऑलवेज चेक फॉर पीएपीवीआर। और हमने क्या करना है? सर्जिकल रिपेयर करनी है। ये था 30 डेज का, मैंने आई थिंक ऑस्टिन प्राइमर डिस्कस हम कर चुके हैं स्टार्ट में। तो नेक्स्ट है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स। ये आपके पास डिफेक्ट दोनों चेंबर्स में है। अच्छा सॉरी, ऑस्टिन प्राइमर आप कर लें। असल में इसमें कहीं सोच स्लाइड्स में भूल गया था क्या चीज कहाँ पे। So what is an osteopymium defect? It is a defect in the lower part of atrial septum which overlies the bicuspid, mitral and tricuspid valve। यानी कि जो डिफेक्ट है, जो एएसडी है, वो आपके पास कुछ लोअर है, नीचे है, और ये माइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व की बिल्कुल ऊपर है। तो इससे क्या होता है, आपको अक्सर माइट्रल वॉल्व में प्रॉब्लम मिल जाती है। तो अक्सर आपको इसके साथ एंटीरियर जो माइट्रल वॉल्व का एंटीरियर लीफलेट है उसमें आपको शायद एक कट मिल जाए, क्लेफ्ट मिल जाए। ट्राइकस्पिड वॉल्व ठीक होता है, वेंट्रिकल सेप्टम जो वो भी ठीक होता है। इसमें सिर्फ लोकेशन का फर्क है। अब इसमें आपके पास क्या होगा, अगेन मुझे अच्छा लगता है सर्कुलेशन जो है ना वो करना, क्योंकि उससे समझ आती है कि किस ब्लड कहाँ पे जा रहा है। तकरीबन सब कुछ ही वही है। आपके पास ब्लड आया लंग्स से, पल्मोनरी वेन में गया, राइट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पीएचडी हमारे पास है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आपके पास गया राइट एट्रियम में थोड़ा सा, और बाकी पास चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन आपके पास माइट्रल वॉल्व है ना, उसका कट है, उसी से बंद नहीं हो सकता। लेफ्ट वेंट्रिकल जब बंद होगा तो आपके पास ब्लड वापस चला जाएगा उधर लेफ्ट एट्रियम। बाकी ब्लड जाएगा आपके पास एओर्टा में, सर्कुलेट करेगा, डीऑक्सीनेट हो जाएगा, फिर वो आएगा इन द सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा इन द राइट एट्रियम। यहाँ पे क्या होगा, अगेन ब्लड मिक्स करेगा राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, और फिर ये जाएगा पुलोनरी आर्टरी के अंदर और लंग्स में जाएगा। तो आपके पास कौन कौन से चेम्बर इफेक्ट हुए हैं? आपके पास राइट एट्रियम इनलार्ज है क्योंकि उसको ब्लड ज्यादा मिल रहा है, राइट वेंट्रिकल इनलार्ज है, ब्लड ज्यादा मिल रहा है, उम्मीद ट्रंक डायलेट हो जाएगी। लेफ्ट एट्रियम के अंदर ये ब्लड आएगा एक्स्ट्रा पुल्मोनरी आर्टरी से, लेफ्ट एट्रियम लार्ज हो जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में उसके अलावा ब्लड वापस भी आ रहा है बिकॉज ऑफ द माइट्रल एफिशिएंसी। तो लेफ्ट एट्रियम जो है वो काफी लार्ज हो जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम अब लेफ्ट वेंट्रिकल भी लार्ज हो जाएगा, क्योंकि जब ये ब्लड पंप करता है कुछ वापस जाता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। तो इसमें आपके पास चारों चेम्बर्स लार्ज हो जाएंगे। सो इट इज लाइक इन ऑस्टियम स्कंडम एएसटी, लेकिन इसमें आपको एक थोड़ा सा फर्क मिलता है। देयर इज अ मॉडरेट लेफ्ट टू राइट शंट एंड आल्सो अ माइल्ड माइट्रल एफिशिएंसी। तो आपको यू विल गेट एन एडिशनल होलोस्टोलिक। तो आपके पास वाइडली स्प्लिट S2 होगा along with a hollosteric murmur of mitral efficiency। क्योंकि आपके पास ब्लड एबनॉर्मल पाथ में जा रहा है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट एट्रियम, आपको एक मर्मर मिलेगा। तो अगर किसी पेशेंट में लार्ज शंट है उसमें क्या होगा, पेशेंट विल हैव एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, जल्दी थक जाएगा और बार बार निमोनियस होंगे।
हार्ट इनलार्ज होगा, S1 इज नॉर्मल, लेकिन देर इज वाइडली स्प्लिट S2 एंड होलोस्टोरिक मर्मर एट द एपेक्स कॉज्ड बाय द माइट्रल इन्फ्लुएंसी। उसके अलावा अगेन क्योंकि आपके पास पल्मोनरी फ्लो ज़्यादा है, इजेक्शोस्टोरिक मर्मर आएगा, और आपके पास क्योंकि माइट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व पे फ्लो ज़्यादा आ रहा है, दैट कॉजेज मिड डायस्टोलिक। सो है एएचडी जैसे ही, लेकिन आपके पास में एक एडिशनल मर्मर है और इसमें हार्ट इनलार्ज हुआ हुआ है। सो एक्सरे शोज कार्डियक इनलार्जमेंट, हार्ट इनलार्ज होता है। इस एक्सरे में इतना नहीं है, पुल्मोनरी वेस्टर इंक्रीज होती है, वो तो आपको साफ आ रही है, काफी ज्यादा आपके पास इनलार्ज है। वॉल्यूम ओवरलोड हुआ हुआ है ऑफ द राइट वेंट्रिकल, and it shows ASD and white fluid overload along with mitral valve insufficiency on echo. इसको क्या करना है, आपने दो चीजें सही करनी है। एक, आप mitral valve वेव्स को रिपेयर करो, दूसरा आप ASD को बंद कर दो। प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, अरिथमियाज और हार्ट ब्लॉक। फिर हम आते हैं एंडोकार्डियल कुशन इफेक्ट, जिसको एवी सेप्टल इफेक्ट भी कहते हैं। अब इसमें आपके पास क्या है, आपके पास ASD भी है, VSD भी है, एंड यू हैव अ डिफेक्ट इन द एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो आपके पास एक कॉमन वॉल्व है। In complete AV septal defect, there is a single atrioventricular valve that is common to both ventricles. आपके पास एक ही valve है, आपके पास mitral, tricuspid, aortic और pulmonary valve नहीं है, आपके पास एक ही valve है, सारे काम कर रहे हैं। And this is the most common type of congenital heart disease which is seen in Down syndrome. तो Down में आपको अक्सर ही मिलता होता है। इसमें क्या होगा, आपके पास ब्लड हर तरफ मिक्स ही कर रहा है, यहाँ से ब्लड यहाँ जा रहा है, यहाँ से ब्लड यहाँ जा रहा है, बहुत सारी मिक्सिंग हो रही है यहाँ। सो आपके पास ओवरऑल मिक्सिंग है, देयर इज लेफ्ट टू राइट शंट एट द एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर लेवल्स। तो आपके पास यहाँ पे ब्लड जा रहा है, फिर डायरेक्ट शंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रियम, यहाँ से आपके पास यहाँ ब्लड जा रहा है। आपके पास क्या हो रहा है, वॉल्यूम ओवरलोड है, ब्लड प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम है, दैट कॉजेज पुल्मोनरी हाइपरफेरल वेस्टुलेशन। फिर आपके पास जो वॉल्स हैं वो प्रॉपर बंद भी नहीं होते, उससे क्या होता है, देयर इज वॉल्वुलर इंसफिशिएंसी। जब वॉल प्रॉपर बंद नहीं होते, वेंट्रिकल्स पे लोड बढ़ जाता है। जब आपके पास ये सारी प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, आपके पास पल्मोनरी सर्कुलेशन इंक्रीज होती रहेगी, तो आपके पास फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, एंड दैट कॉजेज आइजर मेंजन सिंड्रोम। इसको हम एंड पे टेल में डिस्कस करेंगे, आइजर मेंजन सिंड्रोम। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, हार्ट फेलियर, क्योंकि हार्ट पे बहुत ज्यादा लोड है, और क्योंकि हार्ट के पास इतना इनलार्ज हो गया है, काफी सारी एनर्जी आपका हार्ट ले लेगा, तो यू हैव फेल्यूर थ्राइव। और पेशेंट को फिर अक्सर रिकरेंट निमोनियाज होते हैं, क्योंकि आपके पास लंग सर्कुलेशन ज्यादा जा रही है, आपके पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है, वेसल्स लीक करती हैं, आपके पास लंग में ज्यादा फ्लूइड जाता है, तो बार बार निमोनियाज होते हैं। सो यू हैव मॉडरेट टू मार्क कार्डियक इनलार्जमेंट, हार्ट इनलार्ज होता है, सिस्टोलिक फ्रिल मिलता है, उनके पास VSD भी बना हुआ है, आपके पास मोनरी फ्लोज आता है, दैट कॉजेज इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, और आपके पास क्योंकि वॉल्स के ऊपर भी ब्लड ज्यादा जा रहा है, देयर इज अ मिड डायस्टोलिक मर्मर। तो हार्ट इन लार्ज आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ मर्मर्स मिलते हैं, इजेक्शन स्टोलिक मर्मर एंड मिड डायस्टोलिक मर्मर। अब आपको क्या मिलेगा, हार्ट इज मॉडरेट टू सीवियरली लार्ज, काफी ज्यादा आपको हार्ट लार्ज मिलेगा। फिर आपके पास वेंट्रिकल्स भी लार्ज होंगे, एट्रिया भी लार्ज होंगे, पल्मोनरी ट्रंक भी लार्ज होगी, और पल्मोनरी वेस्कुलरिटी भी इंक्रीज होगी। इसी क्या शो करेगा, बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, दोनों लार्ज है। हिस्ट्री पे RSR पैटर्न विद द राइट लीड्स, नॉर्मल और टॉल पी वेव डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एट्रिया। एको आपको शो करेगा क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट हमें जल्दी करनी होती है, क्योंकि हार्ट जो है वो ओवरलोड में है, जितना जल्दी आप ठीक करोगे उतना हार्ट को मैनेज कर सकते हैं। सो सर्जिकल करेक्शन मस्ट बी डन एट 6 to 12 months ऑफ एज, और अगर डाउन सिंड्रोम पेशेंट है, इट शुड बी डन विद इन द फर्स्ट 3 to 6 months ऑफ लाइफ। हमने क्या कुछ करना है फ्रैक्शन में, वॉल्स करेक्ट करने हैं, EST और VST को बंद करना है। कॉम्प्लिकेशंस ऑब्वियसली हो सकती हैं, काफी साइड इफेक्ट्स हैं, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक्ट जो आपका नैरो हो सकता है, क्योंकि आप वॉल्व रिपेयर कर रहे हो, आप EST रिपेयर कर रहे हो, आप VST रिपेयर कर रहे हो। मुमकिन है कि आप लेफ्ट वेंट्रिकल का जो आउटवे पाथ है वो भी आप छोटा कर रहे हो, उसे नैरो कर रहे हो आप। और यू कैन हैव ट्राइकस्पिड और माइट्रल रिगर्जिटेशन, क्योंकि आपने सही तो की है, लेकिन कोई ना कोई आपके पास गैप रह गया।
फिर हम आते हैं सबसे कॉमन डिफेक्ट पे, दैट इज द वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट। अगर आप सारे हार्ट डिजीज लो, इट इज द मोस्ट कॉमन ऑफ them, मेकिंग अप 30-35% ऑफ congenital हार्ट डिजीजेस। किसी पार्ट में भी हो सकता है इन द वेंट्रिकल सेप्टम, बट मेमेनस टाइप आर द मोस्ट कॉमन। आपके पास जो है ना सुपरक्रिस्टलिक होता है, जो कि जस्ट बिलो द वॉल्व होता है। कई मेमेनस हो सकता है, मस्टर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन मेम्ब्रेनस होते हैं। अगेन हम देखेंगे इसमें आपके पास क्या सर्कुलेशन। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। ब्लड कहाँ कहाँ जाएगा? क्योंकि लेफ्ट साइड रीजन है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से स्टार्ट। ब्लड आया आपके लंग्स से, वो गया पल्मोनरी वेन के अंदर, वहां से ब्लड गया आपके लेफ्ट एट्रियम में, वहां से गया क्रॉस द माइट्रल वॉल, वहां से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पे आपके पास एक वीएसडी है, तो कुछ ब्लड यहाँ पे चला जाएगा, बाकी ब्लड बच जाएगा इन द एओर्टा। एओर्टा से ब्लड सर्कुलेट हुआ, सारा बॉडी में ट्रेवल किया, डीऑक्सीनेट हो गया। डीऑक्सीनेट ब्लड जो है वो आया सुपीरियर वेना कैवा में, इंफीरियर वेना कैवा में, राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से गया क्रॉस ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट वेंट्रिकल में गया, वहां पे ब्लड मिक्स हो गया। ब्लड मिक्स हुआ और ये ब्लड गया इन द पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स में गया, और फिर आपके पास लेफ्ट एट्रियम में आ गया। तो कौन कौन से चेम्बर्स में ब्लड ज्यादा जा रहा है? तो इसमें ऑब्वियसली राइट वेंट्रिकल ब्लड ज्यादा जा रहा है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल जो है उसको ब्लड आ रहा है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर आपके पास जो पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड ज्यादा जाएगा, और ये एक्स्ट्रा ब्लड सारा आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो आपके पास तीन चेम्बर्स इन्वॉल्व हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट वेंट्रिकल, और आपके पास कोरोनरी आर्टरी है वो इन्वॉल्व है। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द वीएसडी, कितना ब्लड जा रहा है। अगर छोटा सा वीएसडी है, लेस देन 5 मीटर्स, उसमें ज़्यादा ब्लड नहीं शंट करेगा, थोड़ा बहुत जाएगा। तो आपके पास शंट कम है, और जो आपके पास पल्मोनरी सर्कुलेशन है ज्यादा तो है, लेकिन इट इज लेस देन 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन। वॉल्यूम ओवरलोड है बट नॉट दैट मच। तो जब स्मॉल वीएसडी होता है, कार्डियक चेंबर साइज इज नॉर्मल एंड pulmonary वेसल्स आर आल्सो नॉर्मल, इतने एनलार्जमेंट नहीं होती। लेकिन अगर नॉन रिस्ट्रिक्टिव है, तब क्या होगा? आपके पास बहुत ज्यादा वॉल्यूम ओवरलोड होगा, आपके पास ये जो तीन चेंबर्स हैं ये बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएंगे। अगर आपके पास लार्ज शंट है, लार्ज वीएसडी है, the QP to QS ratio is more than 2 to 1. Any pulmonary blood flow is more than twice as much as the systemic blood flow. आपके पास कौन से चेम्बर्स इनलार्ज हैं? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल इनलार्ज होंगे और हाइपरट्रोफी हो जाएंगे। उसके अलावा देयर विल बी पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड देयर विल बी इनलार्ज लेफ्ट एट्रियम, इनलार्ज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल along with dilated pulmonary artery. तो जैसे मेंशन किया था कि जो आपके पास सिम्टम्स होंगे दे डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वीएसडी। अगर छोटा सा वीएसडी है तो फिर सिम्टम्स ज़्यादा नहीं मिलते, एपिक स्पीड नॉर्मल होती है, थ्रिल मिलती है आपको। थ्रिल आपको पता है एक पेल्विक मर्मर होती है, इट्स प्रेजेंट एट द लेफ्ट लोअर बॉर्डर। पेरिफेरल हीट एब्सेंट है क्योंकि राइट वेंट्रिकल लार्ज नहीं हुआ, हार्ट साउंड नॉर्मल है, and a murmur is present which is pansteric murmur at the left dorsal border which radiates to the lungs. जितना छोटा डिफेक्ट है उतनी टर्बुलेंस होती है, उतना ज्यादा शोर होता है, उतना ज्यादा मर्मर लाउड होता है। और अगर आपके पास लार्ज वीएसटी है, अब हार्ट इनलार्ज होगा, अब हार्ट को ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा खुराक चाहिए, तो पेशेंट की काफी सारी जो एनर्जी है वो जाएगी हार्ट में। सो पेशेंट विल प्रेजेंट विद डिस्नी क्योंकि हार्ट बहुत इनलार्ज है, तो हाइपरटेंशन है, फीडिंग डिफिकल्टी क्योंकि फीडिंग जो है बच्चों की एफर्ट वाला, तो फीड करने की मेहनत करनी, तो हमें फीड करके पसीना आ जाता है। पोर ग्रोथ, हार्ट फेलियर एंड रिकरेंट निमोनिया क्योंकि हार्ट ओवरलोड हुआ, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल इंजार्ज है, दिस विल कॉज अ लैटरी डिस्क एंड अगेन सिस्टोलिक थ्रिल मिलेगा आपको। लेकिन क्योंकि राइट वेंट्रिकल इंजार्ज है, अब देयर विल बी पैरासिटिक। अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो फिर क्या होगा कि जो पल्मोनरी वॉल्व है बहुत जोर से बंद, तो S2 will be loud. Again, आपको पेंस्टोलिक बॉर्डर ब्लड फ्लो ज्यादा है आपके पास, सॉरी मुझे क्या किया, आपके पास लेफ्ट एट्रियम ब्लड ज्यादा आ रहा है, ज्यादा ब्लड पास करेगा फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम
to the left ventricle along the mitral wall. So that will cause a mid-diastolic. अगेन हम वही 3 टेस्ट करते हैं, एक्सरे, एको, ईसीजी और कार्डियक एक्सलरेशन। तो स्मॉल वीएसटी में, एको में, एक्सरे में हार्ट इतना लार्ज नहीं होता, एट्रिया, वेंट्रिकल ट्रंक जो है नॉर्मल होते हैं, थोड़ा बहुत कोरोनरी वेस्कुलर इंक्रीज होता है। जबकि जब लार्ज वीएसटी होता है, हार्ट काफी लार्ज होता है, वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम और कोरोनरी आर्टरी लार्ज होते हैं, पल्मोनरी वेस्कुलर इंक्रीज होता है। स्मॉल वीएसटी में ईसीजी नॉर्मल है अलोंग विद लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। फिर जब लार्ज वीएसटी होता है आपको बाई वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी मिलती है एंड नॉस्ट और पीक पी वेव्स बिकॉज ऑफ एट्रियल हाइपरट्रोफी। एको ऑब्वियसली आपको इफेक्ट दिखा देगा और कार्डियक एक्सलरेशन आपको क्या दिखाएगी कि जो राइट वेंट्रिकल है उसमें सैचुरेशन इंक्रीज हो रही है। तो व्हाट इसमें आपका दिस इज एन एक्सरे ऑफ वीएसटी, हार्ट इनलार्ज हुआ है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये काफी इनलार्ज है, लेफ्ट वेंट्रिकल काफी इनलार्ज है और पल्मोनरी वेस्कुलर इंक्रीज्ड है। तो जैसे मेंशन किया था, जो मस्कुलर होते हैं खुद बंद भी हो जाते हैं। सो 30 to 50% ऑफ द स्मॉल वीएसटीज विल फ्लो स्पॉन्टेनियसली इन द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। जो मस्कुलर वीएसटीज होते हैं 80% ऑफ दोज विल फ्लो स्पॉन्टेनियसली। जो मेम्ब्रेनस होते हैं उनमें से कम बंद होते हैं, 35% ऑफ मेम्ब्रेनस वीएसटी विल फ्लो स्पॉन्टेनियस। जो लार्ज मस्कुलर वीएसटी होते हैं उनको हम क्लोज कर सकते हैं विद ट्रांसकैथेटर डिवाइस, तो यहाँ दिखाया हुआ है। हमें डिवाइस इंसर्ट करते हैं, हम उसको दोनों साइड से ओपन करते हैं, उसे वीएसटी बंद हो जाता है। अगर छोटा सा वीएसटी है ना, अब तो कहते हैं बेशक उसका रिपेयर भी ना, क्योंकि वो इंटरफियर नहीं करता, आपकी लाइफ नॉर्मल होती है, सब कुछ कर सकते हैं। तो जरूरत नहीं कि आप कार्डियक सर्जरी करो या आप इंटरवेंशन करो, ना ही आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रोफिलैक्सिस चाहिए होती है। तो स्मॉल वीएसटी को आप लीव भी कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो। लेकिन व्हेन शुड वी क्लोज अ वीएसटी? तो इंडिकेशंस फॉर क्लोजर ऑफ सर्जिकल क्लोजर ऑफ वीएसटी इंक्लूड पेशेंट इसमें लार्ज इफेक्ट, तो पेशेंट का लार्ज इफेक्ट है, फेलियर में है, उसको मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन इंप्रूव नहीं कर रहा। तो अगर पेशेंट फेलियर में है, उसके सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो रहे, उसकी जो मर्जी एज हो हम उसको सर्जरी करेक्ट कर दें। या एक बच्चा है जिसकी एज 6 to 12 मंथ्स है, जिसे प्राइमरी हाइपरटेंशन, उससे भी हमने इसको करेक्ट करना है इवन इफ द सिम्टम्स आर मेडिकल कंट्रोल। या अगर एक पेशेंट जिसमें पुल्मोनरी ब्लड फ्लो इज ट्वाइस एज मच एज द सिस्टमिक, इससे क्या होगा, दिस लीड्स टू सिस्टमिक हाइपरटेंशन। या अगर सुप्राक्रिस्टल वीएसटी, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, हार्ट फेलियर, रिकरेंट निमोनियाज, फेल्यूर थ्राइव, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है स्मॉल भी नहीं होता, बड़े में इसका रिस्क होता है, एंड पुल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो हमने बात की थी जस्ट नाउ सुप्राक्रिस्टल वीएसटी। तो इसमें आपके पास प्रॉब्लम इसलिए क्या होती है कि जो डिफेक्ट है इट इज जस्ट बिलो द पल्मोनरी वॉल्व। तो आपके पास जो वीएसडी है बिल्कुल पल्मोनरी वॉल्व के नीचे है। तो जिन पेशेंट्स में सुपरक्रिस्टल वीएसडी होती है इट इज कॉम्प्लिकेटेड बाय एओर्टिक इन्फिशियंसी इन 50 to 90%। तो जिन पेशेंट में होगा सुपरक्रिस्टल वीएसडी, उसकी लोकेशन होगी बिलो द पल्मोनरी वॉल्व्स, उसमें अक्सर एओर्टिक इन्फिशियंसी मिलती है। तो अगर तो स्मॉल शंट है, माइल्ड एओर्टिक वेजिटेशन है, तो सिम्टम्स कम ही होते हैं। लेकिन अगर लार्ज शंट है और साथ आपके पास बहुत ज्यादा एओर्टिक इंसफिशिएंसी है, दैट कैन लीड टू हार्ट फेलियर। आपको फाइंडिंग्स क्या मिलेगी, अगेन वीएसडी है उसका आपको मर्मर मिलेगा, और आपके पास क्योंकि एओर्टिक इंसफिशिएंसी है दैट कॉजेज वाइड पल्स प्रेशर, यानी कि आपके जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी उसमें आपके पास डिफरेंस आएगा, एंड अ मिड डायस्टोलिक मर्मर एट द एओर्टिक एरिया। ट्रीटमेंट क्या करनी है, जैसे ही आपको मिल जाए, जैसे ही आपने डायग्नोज कर दिया, यू हैव टू ट्रीट दिस, ताकि एओर्टिक इंसफिशिएंसी ना हो। अगर एओर्टिक इंसफिशिएंसी हो गई है फिर आपको उसको रिपेयर करना है। सो एक तो आपने वीएसटी बंद करना है, सेकेंडली अगर एओर्टिक इंसफिशिएंसी है आप करोगे वैल्यूप्लास्टी ऑफ द एओर्टिक वॉल्व और रिप्लेसमेंट ऑफ द एओर्टिक वॉल्व। तो या आप उसकी रिपेयर करोगे या आप रिप्लेस कर दोगे एओर्टिक वॉल्व। जी, हमने 2-3 कर लिए हैं, आई होप आप बहुत ज़्यादा थक नहीं गए। ये आई थिंक हाफ हो गया भाई, अबाउट हाफ हो गया। तो मैं मेंशन कर रहा था कि ये जो मेरे सारे लेक्चर्स हैं ना, मैंने सारे टॉपिक्स लेक्चर्स बनाए हैं, सिर्फ कार्डियोलॉजी के नहीं, मैंने रेस्पिरेटरी, सीवीएस, ये सब। अब इसका फायदा ये है कि अभी लेक्चर आई थिंक 1 hour का हो गया है हमारा।
तो उसमें जो है ना बेसिकली बंदा थक जाता है, नहीं इतना ध्यान रहता। तो आप पॉज करके बाद में देख सकते हो। तो अगर आपने लेक्चर्स देखने में बाकी मेरे जो टॉपिक्स के लिए, तो वो आपको मेट्रो से मिल जाएंगे आपको। उसमें अभी एक क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करेंगे वो जून में। उसमें जो है ना आप इनरोल कर सकते हो, उसमें भी आप फायदा उठा सकते हो। एनीवे, ऑन टू पीडीए। आई थिंक ये आपने देखे होंगे। अब पीडीए में ना, अगर आपने समझ लिया इसको पीडीए कैसे काम करता है, वी हैव टू लुक एट द फीचर सर्कुलेशन। जब आपको समझ आएगी फीचर सर्कुलेशन कैसे काम करती है, फिर हम समझ आएगी पीडीए जो है वो क्या एबनॉर्मलिटी कॉज कर। सो दिस इज द फीचर सर्कुलेशन। अब इसमें आपके पास क्या होता है, कुछ गड़बड़ ठीक है। तो फीचर सर्कुलेशन को डिस्कस करते हैं पहले। अब फीटस जो है उसको ब्लड आता है मदर से, तो ब्लड मिलेगा फ्रॉम दी अम्बिलिकल वेन, और ये ऑक्सीजन ब्लड होगा। ये ब्लड जो है जाएगा टुवर्ड्स द फीटल लिवर। अब जब ये फीटल लिवर पहुंचेगा वहां पे आपके पास ब्लड जो है दो में स्प्लिट हो जाएगा। 50% ब्लड जो है वो जाएगा इनटू द सिफेटिक सर्कुलेशन, बाकी जो है वो लिवर को बाईपास कर देगा। तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा ब्लड जो है वो स्प्लिट हुआ, और बाकी जो आपके पास ब्लड है वो जो है बाईपास हो गया लिवर को। तो आपके पास ये जो पाथवेज जो है ये आपके मिलते हैं इन द इंफीरियर वेना कैवा। तो यहाँ पे आपके पास ये जो पाथवेज मिल गए। तो अभी आपके पास इंफीरियर वेना कैवा में ब्लड है जो थोड़ा सा कम ऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि थोड़ा सा ब्लड लिवर को जा चुका है। अब इंफीरियर वेना कैवा में जो ब्लड है, अब वो यहाँ से जाएगा, क्रॉस करेगा अक्रॉस द पेटेंट फोरामेन ओवल, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा। यहाँ से ब्लड जाएगा एओर्टा। अब एओर्टा में जो ब्लड जाता है उसमें ज्यादातर जो है ना वो चला जाएगा इन दी अपर लिम्ब और जो है ब्रेन वगैरह में। तो मेजॉरिटी ब्लड जो कि एओर्टा में जाएगा, इट विल गो टू द cerebral arteries, coronary arteries एंड दी अपर लिम्ब्स। तो मेजॉरिटी ब्लड बस यहाँ पे चला जाएगा। 10% ब्लड आप ब्लड को फॉलो करेंगे। तो आपके पास जो ब्लड है, जो आपके पास गया था, ब्रेन को गया था, अपर लिम्ब में गया था, वो वापस आएगा बाय द स्पीयर वेना कैवा। वहां से ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा इन द pulmonary artery। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, जो लंग्स है वो अभी तक ओपन नहीं है, वो तो उसमें तो पानी है। तो आपके पास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो ब्लड जो है वो लंग्स में बहुत मामूली सा जाएगा, सिर्फ 5% जाएगा। बाकी ब्लड जाएगा बाय द डक्टस आर्टेरियोसिस। और यहाँ से ब्लड मिलेगा उस ब्लड के साथ जो कि डिसेंडिंग एओर्टा में आएगा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो ब्लड है फिर ये पास करेगा, नीचे जाएगा इन द डिसेंडिंग एओर्टा, लोअर लिम्ब को सप्लाई करेगा, और फिर चल जाएगा इन दी अम्बिलिकल आर्टरीज। तो डक्टस आर्टरीज का काम क्या है, बेसिकली ये लंग्स को बाईपास करता है और लोअर लिम्ब को सप्लाई करता है। अब बच्चा जो है जब पैदा होगा तब क्या होगा, लंग्स एक्सपैंड करेंगे। उससे क्या होगा कि जो आर्टेरियल ऑक्सीजन है वो बढ़ जाएगी, और जो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। पहले लंग्स भरे हुए थे पानी से, माँ के पेट के अंदर था। अब पेशेंट पैदा हो गया है, ब्रीथ कर रहे हैं, इनहेल करेगा, उसके वेसल्स, उसके जो वेसल्स हैं वो ओपन हो जाएगी, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इससे क्या होगा कि अब ब्लड जो है लंग्स के थ्रू जाएगा। एक और चीज क्या होगी कि प्लेसेंटल सर्कुलेशन खत्म हो जाएगी। तो अब ब्लड जो है वो पास करेगा थ्रू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो अब आपके पास सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। तो अब हार्ट ने खुद सप्लाई करना है बेबी की बॉडी को। सो नाउ यू विल हैव इंक्रीज सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। तो आपके पास अब क्या हुआ है, जो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो कम है, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो क्योंकि आपके पास पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम है, अब ब्लड लंग्स में जाएगा। सो ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल विल गो टू पल्मोनरी सर्कुलेशन, इट विल गो इनटू लंग्स। इसमें अब जो डक्टस आर्टेरियोसिस में जो पाथवे था अब वो रिवर्स हो जाएगा। इवेंचुअली क्या होगा कि जो पल्मोनरी फ्लो है, जो ब्लड जा रहा है क्रॉस द डक्टस, वो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेट होगा। जब ऑक्सीजन ज्यादा होती है डक्टस के ब्लड के अंदर, उससे डक्टस बंद हो जाता है। सो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन causes closure of the ductus arteriosus। और आपके पास एक और चीज होगी कि जो pulmonary blood flow है वो इंक्रीज होगा। जब pulmonary blood flow इंक्रीज होगा
लेफ्ट एट्रियम ब्लड इंक्रीज होगा, उससे लेफ्ट एट्रियम प्रेशर बढ़ेगा, उससे आपका थ्रोम्बोन ऑवेल भी बंद हो जाएगा। तो बर्थ पे आपका डक्टस भी बंद हो जाएगा और आपका थ्रोम्बोन ऑवेल वो भी बंद हो जाएगा। तो आपके पास अब चेंजेस आ गई हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कनेक्ट हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन के साथ। उससे क्या होगा, वॉल थिक हो गई है और लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज हो जाएगा। जबकि जो आपके पास राइट वेंट्रिकल है वो कनेक्ट हो गया लंग्स के साथ, जिसमें आपके पास ज्यादा उसमें प्रेशर नहीं है। तो वेंट्रिकल जो है उसकी थिकनेस कम हो जाएगी और उसका मैस कम हो जाएगा। तो बर्थ पे लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज और थिक होगा, और जो राइट वेंट्रिकल है वो उसकी उसका मैस कम हो जाएगा। अब हम आते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस पे। व्हाट इफ द डक्टस आर्टेरियोसिस डजंट, तब क्या हो? सो पीडीए इज एसोसिएटेड विद मैटरनल रूबेला इन्फेक्शन। अगर मदर रूबेला है उसमें पीडीए का रिस्क बढ़ जाता है। अक्सर आपको मिलता है पीडीए है उसमें, क्योंकि डक्टस है इसमें आपके पास मस्कुलर लेयर भी होती है। जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उसमें मस्कुलर लेयर के अंदर स्मूथ मसल वॉल भी होती है, स्मूथ मसल की लेयर होती है। ये जो है ना इतना रिस्पॉन्सिव नहीं होता। तो अगर आप मैं थोड़ा सा डायग्राम दिखाऊं, आपके पास जो डक्टस है ना उसमें आपके पास एक मस्कुलर लेयर होती है, फिर लूमेन होता है। प्रीमेच्योर में क्या होता है कि जो मस्कुलर लेयर है ना उतनी रिस्पॉन्सिव नहीं होती। तो उससे क्या होता है, डक्टस बंद नहीं होता है। मैंने मेंशन किया था कि जब आपके पास ऑक्सीजन सैचुरेशन इंक्रीज होती है तो जो डक्टस है वो बंद हो जाता है। लेकिन प्रीमेच्योर बच्चों में ये इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं होती, तो ये बंद नहीं होता। तो प्रीमेच्योर बच्चों में अक्सर डक्टस खुला रहता है, क्योंकि इनके पास डक्टस क्योंकि इनके पास मस्कुलर है, इट कैन क्लोज। तो बेसिकली बाद में जाके बंद हो जाता है, लेकिन इसे कैसे समझना चाहिए, लेट मी स्टार्ट अगेन। तो आपके पास जो डक्टस है ना उसमें आपके पास एक स्मूथ मसल लेयर भी है। अब जो प्रीमेच्योर बच्चा है ना वो अर्ली पैदा हो गया, उसमें आपके पास मस्कुलर लेयर जो है ना वो अभी तक है इसकी। तो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। लेकिन क्योंकि बच्चा प्रीमेच्योर है, अभी इसकी जो मस्कुलर लेयर है वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करती ऑक्सीजन। तो प्रीमेच्योर बच्चों में अक्सर आपको डक्टस आर्टेरियोसिस ओपन मिल जाता है। लेकिन जब बच्चा मच्योर होता है, जब बच्चा बड़ा होता है, उसके साथ साथ इसका डक्टस भी मच्योर होता है और बाद में जो है ना रिस्पॉन्ड कर जाता है। तो प्रीमेच्योर बच्चों में बाद में जाके पीडीए खुद ब खुद बंद हो सकता है इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ। जबकि जो टर्म बच्चे होते हैं उसमें ये जो मस्कुलर वॉल है वो नहीं होती। अब क्योंकि मस्कुलर वॉल नहीं है, इनके पास इस तरह का जो है ना एक पाथवे सा बना होता है, इनके पास सिर्फ एक ट्यूब है। तो बाद में जो है ना टर्म बच्चों में ना तो पीडीए खुद बंद होता है ना दवाई से बंद होता है, क्योंकि आपके पास मस्कुलर लेयर नहीं है इसके अंदर। तो अब हम देखते हैं सर्कुलेशन। तो लेफ्ट साइडेड रीजन है, मेरा ना स्क्रीन बंद हो गई है। तो सर्कुलेशन देखते हैं हम। अगेन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से। ब्लड आया आपके पास फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन से गया लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया एओर्टा के अंदर। अब एओर्टा में प्रेशर ज्यादा है और आपका पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर कम है। तो आपके पास ब्लड जो है जाएगा फ्रॉम द एओर्टा टू द पल्मोनरी आर्टरी। कुछ ब्लड यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम बाद में देखते हैं। बाकी ब्लड जाएगा एओर्टा में, ब्लड में वो बॉडी में सर्कुलेट करेगा, फिर आ जाएगा सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा। वहां से वो जाएगा इन द राइट एट्रियम, वहां से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से ब्लड जाएगा इन द पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन यहाँ पे आपके पास ब्लड ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे एओर्टा से ब्लड भी आ रहा है, तो आपके पास पल्मोनरी ट्रंक के अंदर मिक्सिंग होगी। तो जो ब्लड जाएगा लंग्स में वो इंक्रीज होगा। तो लंग में जो ब्लड जा रहा है उसका वो मिक्स्ड भी है और ज्यादा है। अब जब लंग्स के अंदर मिक्स्ड ब्लड जाएगा वो साथ ऑक्सीनेट हो जाएगा। तो आपके पास ये जो एक्सेस ब्लड है ये अब आपके पास आएगा इन द पल्मोनरी आर्टरीज। तो आपके पास लेफ्ट एट्रियम ब्लड ज्यादा आ जाएगा क्योंकि लंग्स में ब्लड ज्यादा है। फिर एक्सेस ब्लड आएगा आपस इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये एक्सेस ब्लड जाएगा एओर्टा के अंदर। एओर्टा फिर ब्लड जो है वो दे देगा आपके पास पल्मोनरी आर्टरी को। तो यहाँ ब्लड जो है कम हो गया, अगेन आपके पास जो राइट एट्रियम उसमें ब्लड नॉर्मल जाएगा तकरीबन, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ब्लड था वो पल्मोनरी ट्रंक में चला गया।
तो इनिशियली आपके पास क्या होगा कि आपके पास वॉल्यूम ओवरलोड है इन द लेफ्ट एट्रिया एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इनमें ब्लड फ्लो ज्यादा है। एक और जगह जहां तक आपके पास ब्लड फ्लो ज्यादा है, दैट इज द पल्मोनरी ट्रंक। आपके पास लंग्स में और पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड फ्लो ज्यादा है। अब जब आपके पास ब्लड फ्लो ज्यादा होगा लंग्स के अंदर, उसमें लंग वेसल्स चेंज होंगे। तो अब इसकी ना आप एक और ड्रैगन खा लेंगे। तो हमारे पास लंग्स है, ये बस लंग्स है मेरा छोटा सा। यहाँ पे वेसल्स है मेरे पास, कैपिलरीज है। कैपिलरीज में ना कोई ज्यादा प्रेशर होता ही नहीं लंग्स में, कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो बहुत पतली सी कैपिलरीज है यहाँ पे। इनकी बहुत बारीक सी जो है ना एक वेसल मस्टर्ड वॉल है, बहुत बारीक सी, बस इनकी इतनी सी मस्टर्ड वॉल है, छोटी सी। और ये काफी है क्योंकि प्रेशर इतना है ही नहीं। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास पल्मोनरी सर्कुलेशन इंक्रीज होगी काफी ज्यादा, क्योंकि वॉल्यूम ओवरलोड है। तो ये अब थिक हो जाएंगी, मसल वॉल थिक होगी है ताकि वेसल्स जो है ब्लड फ्लो को बर्दाश्त कर सके, ताकि वेसल्स आपकी बर्स्ट ना हो जाए, फट ना जाए। लेकिन उससे एक मसला हो जाएगा। जब आप कह रहे हो कि आपने अपने मसल वॉल इंक्रीज कर ली है, तो पहले तो आपके पास ऐसे था, मेरे पास वेसल थी, और ये इसमें थोड़ी सी मसल वॉल थोड़ी सी इसके अंदर, ज्यादा नहीं थी, थोड़ी सी थी। बाकी सारा लूमेन था, काफी जगह थी ब्लड पास करने के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो मस्टर्ड वॉल थिक हो रही है अब। तो जब मस्टर्ड वॉल थिक होगी, आपके पास जो लूमेन है वो और छोटा हो जाएगा। तो आपके पास जो लूमेन है वो छोटा हो जाएगा। तो आपके पास जब लूमेन छोटा होगा, अब आपके पास इतनी जगह नहीं है कि आप ब्लड उसे पास करो। तो अब राइट वेंट्रिकल का काम है कि वो एक नैरो पाथवे में से ब्लड को पंप करे। राइट वेंट्रिकल को ज्यादा अब फोर्स चाहिए, तो राइट वेंट्रिकल इनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि आगे प्रेशर ज्यादा है, आगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। तो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जो है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लार्ज हो रहे हैं क्योंकि आपके पास वॉल्यूम ओवरलोड है। जबकि जो राइट वेंट्रिकल है वो लार्ज हो रहे हैं क्योंकि आपके पास आगे प्रेशर है, आपके पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। सो बिकॉज ऑफ द प्रेशर ओवरलोड, द राइट साइड ऑफ द हार्ट विल enlarge, द राइट वेंट्रिकल enlarge। तो आपके पास यहाँ पे दो पैथोलॉजीज आ रही हैं। तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज, कि अगर स्मॉल ईपीडी है जिसमें ज्यादा शंटिंग नहीं होगी, आपके पास पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होगा, पल्सेस नॉर्मल होंगी, बीपी नॉर्मल होगा, एपेक्स बीट नॉर्मल होगा, आपको एक थ्रिल मिलेगा इन द लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, हार्ट साउंड नॉर्मल होती है, लेकिन आपको एक मर्मर मिलता है। एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस मर्मर। कंटिन्यूअस मर्मर क्यों मिलता है आपको? क्योंकि, सॉरी, कंटिन्यूअस मर्मर आपको इसलिए मिलता है कि आपके पास चाहे डायस्टली हो चाहे सिस्टली हो, हमेशा आपको ब्लड जा रहा है फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द एओर्टा टू द पल्मोनरी ट्रंक। तो क्योंकि आपके पास सिस्टली और डिस्टली ब्लड आ रहा है फ्रॉम द एओर्टा टू पल्मोनरी आर्टरी, यू विल ऑलवेज गेट अ murmur. So murmur may be localized or radiate to left clavicle or down the left renal bottom. और अगर पेशेंट, अगर आपके पास pulmonary vascular resistance है, अगर आपका pulmonary vascular resistance increased है, pulmonary hypertension है, तब आपको diastolic component कम मिलेगा, क्योंकि तब डायस्टोली में आपको कम ब्लड मिलेगा गोइंग फ्रॉम द एओर्टा टू द पल्मोनरी आर्टरी। अगर लार्ज पीडीए है, अगेन हार्ट इन लार्ज है, उसमें ओवरलोड है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, पेशेंट को डिस्निया हो, डिफिकल्टी होगी, पोर ग्रोथ, हार्ट फेलियर और निमोनिया हो, पल्सेस बाउंडिंग होगी, क्योंकि एओर्टा में बहुत ज्यादा ब्लड गया, बहुत फोर्स से ब्लड गया। लेकिन सारा ब्लड जो है ना वो बॉडी को ही पहुंचा, कुछ जो है वो चला गया पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो लेफ्ट साइड का सारा ब्लड पंप किया, कुछ चला गया आपका पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, तो वॉल्यूम कम हो गया, तो आपको बाउंडिंग पल्सेस मिलेंगी। इस वजह से आपके पास वाइड पल्स प्रेशर होगा, कि आपने फुल प्रेशर से एओर्टा में ब्लड पंप किया था, लेकिन वो जो ब्लड है थोड़ा सा लग गया पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, तो आपके पास प्रेशर एकदम कम हो जाएगा। यू विल हैव अ वाइड पल्स प्रेशर। एपेक्स बीट हीविंग होगा क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल लार्ज है, वेटी डिस्प्लेस्ड होगा, सिस्टोलिक थ्रिल मिलेगा आपको, क्योंकि pulmonary hypertension, loud S2 होगा, you will get a continuous murmur in the second left intercostal space। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा सर्कुलेशन है, if the pulmonary circulation is twice as much as the systemic circulation, it means mitral valve के ऊपर ज्यादा ब्लड जा रहा है।
So that causes a mid-diastolic murmur caused the mitral valve. तो इसमें आपको मिलता है मशीनरी मर्मर बिकॉज द एओर्टिक प्रेशर इज ऑलवेज हायर देन द पल्मोनरी प्रेशर. तो मैं आपको ये सुनाता हूँ. इसमें आपको थ्रू आउट मर्मर की आवाज ही आती है. तो थ्रू आउट मर्मर मिलती है. अब कभी ना एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट कैन बी अदर ऑफ कंटिन्यूअस मर्मर. तो नर्से ने 5-6 दी हुई हैं. इट बी कॉज्ड बाय एन एओर्टिक और पल्मोनरी प्रोपेंडो डिफेक्ट. मैं आपको दिखाऊंगा कि रप्चर्ड साइनस ऑफ द सेवन रिज्म, एबरेंट लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, आपके पास एक एब्नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है, या एओर्टिक इंसफिशिएंसी प्लस माइट्रल इंसफिशिएंसी है, एओर्टिक इंसफिशिएंसी प्लस वीएसडी है, या रिपेयर टॉफ है. इन सब में आपको कंटीन्यूअस मर्मर मिल सकता है. तो इन्वेस्टिगेशंस अगेन वही हम करते हैं, एक्सरे, एको और ईसीजी. स्मॉल पीडीए में आपको एक्सरे नॉर्मल मिलेगा, ईसीजी नॉर्मल मिलेगी, और एको नॉर्मल साइज दिखाएगा लेकिन आपको पीडीए डेमोस्ट्रेट कर देगा. जब लार्ज पीडीए है, हार्ट लार्ज होगा, पल्मोनरी मार्किंग्स इंक्रीज होंगी, आपके पास लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज होगा और पल्मोनरी आर्टरी भी इनलार्ज होगी. ईसीजी विल शो बाई वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी डिपेंडिंग ऑन आपने कब ईसीजी कराया है. और अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो आपके पास राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होगी. सो दिस इज एन एक्सरे ऑफ अ लार्ज पीडीए. अब आप देखो हार्ट का साइज कितना लार्ज है, ऑलमोस्ट जो चेस्ट वॉल है वहां तक टच कर रहा है. फिर आपके पास काफी प्रोमिनेंट एओर्टिक नॉब है. एओर्टिक नॉब है काफी प्रोमिनेंट यहाँ पे. पल्मोनरी मार्किंग्स काफी इंक्रीज हैं. लेफ्ट वेंट्रिकल इंक्रीज है. यहाँ पर आपके पास लेफ्ट एट्रियम की भी कॉन्केविटी होती है, वो भी इंक्रीज है आपके पास. ट्रीटमेंट करने, ऑल पीडीएज मस्ट बी क्लोज रिगार्डलेस ऑफ साइज और एज. पीडी आपको जब भी मिल जाए आपने बंद करना ही करना है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे बच्चा 1 साल का है चाहे 5 साल का है, आपने हमेशा बंद करना है. क्यों? क्योंकि अगर स्मॉल पीडी है जिसका इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का और लेट कॉम्प्लिकेशंस का, और अगर लार्ज पीडीए है देयर इज रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन. तो अगर स्मॉल है उसको बंद करते हैं विद इंट्रावेस्कुलर कॉइल्स, अगर लार्ज है बंद करते हैं उसको विद अम्ब्रेला डिवाइस. तो हमारे पास ये कॉइल्स हैं जो हम स्मॉल के लिए यूज कर सकते हैं, और बड़े के लिए हम यूज करते हैं ये अम्ब्रेला डिवाइस. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? हार्ट फेलियर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, pulmonary hypertension which can lead to Eisenmenger syndrome. अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, मैं उसको पहले एड्रेस कर लूँ, आगे चलता हूँ मैं. सवाल ये है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल क्लोजर ऑफ पीडीए. जो आसान है पहले मैं उसको बताऊंगा आपको. एनाटॉमिकल क्लोजर क्या मतलब है? पीडीए बंद हो गया, आपके पास जो है ना वो पीडीए है वो क्लोज हो गया. तो अगर मेरे पास ये मेरे पास एओर्टा बना रहा हूँ मैं, एओर्टा जैसे पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, और ये आपके पास ये पीडीए मेरा. एनाटॉमिक मीन्स कि ये बंद हो गया. दिस इज एनाटॉमिक. फिजियोलॉजिकल क्या मतलब है? फिजियोलॉजिकल मीन ये मेरा पास डक्टस आर्टेरियोसिस है और ये होता है पल्मोनरी ट्रंक जा रहा है मेरा. फिजियोलॉजिकल मीन्स कि अभी एनाटॉमिकली बंद नहीं हुआ, अभी ये ओपन है, लेकिन इसमें भी ब्लड कोई नहीं जा रहा. तो ये अभी ना बंद हो रहा है, लेकिन इतना नैरो भी हो गया हुआ है ये, इतना नैरो कि इसमें ब्लड पास नहीं कर रहा. तो ऑल्दो भी बंद नहीं हुआ लेकिन इसमें ब्लड भी पास नहीं कर रहा. दैट इज फिजियोलॉजिकल क्लोजर. के टोटली क्लोज नहीं हुआ लेकिन फिजियोलॉजिकली यानी कि जो फंक्शनली वो क्लोज हो चुका है. राइट. अब एक कॉज और थी ऑफ कंटिन्यूअस मर्मर, दैट इज एओर्टिक पल्मोनरी विंडो डिफेक्ट. इसमें क्या होता है, आपके पास एक कम्युनिकेशन है बिटवीन द असेंडिंग एओर्टा एंड द मेन पल्मोनरी आर्टरी. तो आपके पास एक कम्युनिकेशन बनी हुई है. ये आपके पास एओर्टा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, बीच में एक गैप है. डक्टस नहीं है यहाँ पे लेकिन आपके पास फिर भी यहाँ पे एक गैप है. इसमें अगेन वही सब पैथोलॉजी होगी कि एओर्टा से ब्लड आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर. आपके पास लंग में प्रेशर आता है, वॉल्यूम हाइपरटेंशन होगी, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पे लोड ज्यादा होगा. सो इट कॉजेज हार्ट फेलियर इन इन्फेंसी. और अगर आपके पास बड़ा डिफेक्ट है इट विल कॉज अ सिस्टोलिक मर्मर एट द एपेक्स. अगर स्मॉल डिफेक्ट है इट विल कॉज अ वाइड बस्ट प्रेशर एंड कंटिन्यूअस मर्मर. इसको आपने इन्फेंसी में करेक्ट करना होता है बिकॉज इट कॉजेज हार्ट फेलियर इन इन्फेंसी.
तो इसमें भी आपके पास क्या होगा, कार्डियोमेगाली, इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर मार्किंग्स, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी इन लार्ज कार्डियक चैम्बर्स, और एक का आपको डिफेक्ट दिखाएगा। अच्छा जी, जहाँ तक आई होप आप सब फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट जो है ना, एस्ट्रोनॉटिक हार्ट डिजीज टॉपिक थोड़ा लंबा ही है, इसमें काफ़ी आपको क्या ना चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसके बाद क्योटेशन ऑफ क्योटा के बाद सिर्फ आइजनमेंजर का खत्म हो जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ आपको क्लियर हो जाए कि ना, जब भी आप कार्डियक पढ़ो तो आपने पास से देखना है ब्लड कहाँ कहाँ जा रहा है। जब आपको पता होगा ना ब्लड कहाँ पे जा रहा है, आपको साइज में आ जाएगी कि मर्मर क्यों हो रहा है, वेंट्रिकल्स क्यों लार्ज हो रहे हैं, एट्रिया क्यों लार्ज हो रहे हैं, आपके पास जो है ना चेंजेस क्यों आ रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जो आपने समझनी है इसमें, बेसिकली मैं चाहता हूँ आपको पता हो कि ब्लड कहाँ जा रहा है। दूसरा जो है ना, एक और चीज़ है जो काफ़ी लोग यूज करते हैं, वो है ईजन मेंडल सिंड्रोम, वो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके लिए भी ना आपको पैथोलॉजी समझ आनी चाहिए कि क्या हो रहा है। तो एक चीज़ वैसे मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप हार्ट का सोचो ना, हार्ट का पढ़ो, याद रखो हार्ट एक पंप है, हार्ट का कोई काम नहीं है। हार्ट पंप है और उसके अंदर वॉल्व लगी हुई है। तो जैसे एक मोटर होती है ना, वही काम है आपके हार्ट का, एक मोटर है। आगे वॉल्व हैं, जब वॉल्व बंद होंगे तो फिर मोटर काम करेगी, मोटर ज्यादा पावर जनरेट करेगी, फिर मोटर जो है वो खराब भी हो सकती है। तो रिमेंबर कि जो है ना, सिंपल सी गेम सोचो इसको ताकि आपको समझ आ सके। बस मेरा थोड़ा सा ही रह गया। कोई क्वेश्चन है तो बेशक पूछते, मैं साथ साथ आंसर कर रहा हूँ क्वेश्चंस, आप बेशक चैट में लिखते हैं, आई एम आंसरिंग एज एन। सो सेकंड लास्ट टॉपिक, क्योटेशन ऑफ द एओर्टा। इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास जो एओर्टा है वो कहीं पे आके नैरो, उसी कंस्ट्रिक्शन हो। It can happen anywhere from the transverse arch to the iliac bifurcation. तो आपके पास जहाँ पे आइलियल आर्टरीज आती हैं वहां तक हो सकती है ये, स्टार्टिंग विद ट्रांसवर्स आर्च। मेजॉरिटी में आपको मिलता है डक्टा डक्ट, जिसमें आपको एक पॉइंट पे नैरो मिलती है। इन रेयर केसेस आपको मिलता है प्री डक्टल कॉर्पोरेशन या ट्रांसवर्स आर्च हाइपोप्लेजिया, जब पूरी आर्च हाइपोप्लास्टिक होती है। जिन बच्चों में टर्नर सिंड्रोम होता है 20% विल हैव कॉर्पोरेशन, और जिन बच्चों में कोऑपरेशन होते हैं 70% विल हैव बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व। तो ये दो एसोसिएशन हैं। सो दिस इज जक्स्टा डक्टल। जक्स्टा मीन्स के किसी चीज के पास, डक्टल मीन्स के डक्टस के पास। तो जहाँ पे डक्टस है वहां पे आपके एओर्टो नैरो डक्टल क्लॉट। दिस इज द मोस्ट कॉमन अकरिंग इन 98%, and this arises just below the origin of the left subclavian artery at the origin of the disc. तो जहाँ पे डिसआर्ट्रियोसिस है वहां पे मिलता है। तो उसमें क्या होगा, ब्लड आपके पास जाएगा एओर्टा में, अपर लिम्स वगैरह को जाएगा, और इस नैरोड पार्ट से जाएगा इन द लोअर लिम्स। तो क्योंकि आपके पास यहाँ पे नैरोइंग है, आपको ज्यादा फोर्स चाहिए कि आप ब्लड यहाँ पंप करो, तो लेफ्ट वेंट्रल हाइपरट्रोफी कर जाता है, एंड दैट कॉजेज हाइपरटेंशन। जब तक डक्टस खुला हुआ है तो थोड़ा सा जगह वाइड कर देगा ये। तो थोड़ा सा जगह वैसे तंग है, लेकिन क्योंकि डक्टस खुला हुआ है थोड़ी सी जगह बढ़ जाएगी, थोड़ी सी ओपनिंग हो जाएगी। तो उससे जहाँ थोड़ा बहुत ब्लड बेहतर जाएगा लोअर लिम्स। लेकिन जब ये बंद होगा तो फिर आपके पास प्रॉब्लम हो जाएगी। तब आपके पास जो है ना बहुत कम जगह रह जाएगी जहाँ से ब्लड जाएगा लोअर लिम्स। तो तब आपके पास फिर अपर लिम में जो है प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत फोर्स से ब्लड पंप कर रहा है। अपर लिम में तो मसला ही कोई नहीं है, ये सारी फोर्स आपकी ट्रांसमिट होगी अपर लिम में, तो आपके पास अपर लिम में हाइपरटेंशन। जबकि लोअर लिम में पहुंचने के लिए ब्लड ने जाना है एक नैरो सेगमेंट से, तो प्रेशर कम हो जाता है। सो द प्रेशर इज लोअर इन द लोअर लिम्स। नॉर्मली आपके पास अगर एक पेशेंट लेटा हुआ है, लोअर लिम्ब प्रेशर ज्यादा मिलता है, अपर लिम्ब में कम मिलता है। लेकिन कॉर्टिएशन में द प्रेशर इज हायर इन द अपर लिम्स एंड लोअर इन द लोअर लिम्स। अगर कॉर्टिएशन ठीक नहीं होती तो क्या बन, तो आपके पास कोलेटरल सेपरेशन बन जाती है, ताकि ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो रिलीव हो जाए। दूसरी टाइप जो है सबसे सीवियर है, इसमें आपके पास जो एओर्टिक आर्च है उसमें आपके पास हाइपोप्लेजिया हुआ होगा, तो बिल्कुल नैरो से रह गया। यहाँ पे सही स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एकदम नैरो हो गया। So this tubular hypoplasia which starts at one end of the head and neck vessels and it extends to the ductal area. तो यहाँ पे ये हेड एंड नेक वेसल स्टार्ट होता है और डक्टस तक जाता है। तो यहाँ तक नैरोइंग है इसकी, इसको कहते हैं
प्री डक्टल क्लॉट, डक्ट से पहले हो रहा है। ये बहुत अर्ली प्रेजेंट करते हैं न्यूट्रल एज में या अर्ली इन्फेंसी में। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा नैरोइंग है, तो जो ब्लड पंप हो रहा है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल वो लोअर लिम्ब को सप्लाई करता होता है। यहाँ से बहुत कम ब्लड आता है फ्रॉम द एओर्टा। तो आपके पास क्योंकि बहुत नैरोइंग है, ज्यादातर ब्लड जो लोअर लिम्ब को जा रहा है वो आपके पास जा रहा है फ्रॉम द राइट हार्ट। उससे नुकसान क्या होगा? यहाँ पे जो अपर लिम्स को ब्लड जा रहा है वो तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है, ऑक्सीजन ब्लड है, तो अपर लिम्ब आपके अच्छी तरह ऑक्सीजनेटेड होंगे। लेकिन लोअर लिम्ब में जो ब्लड जा रहा है ज्यादातर जा रहा है आपके पास राइट वेंट्रिकल से, वो तो वैसे ही ऑक्सीजनेटेड है। तो आपके जो लोअर लिम्स हैं वो साइनोज्ड होंगे, ठंडे होंगे। तो दिस इज सीन इन ट्रांसवर्स आर्च हाइपोप्लेजिया। सो इसमें आपके पास फिर प्रॉब्लम क्या होगी? दिस सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड हाई पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस। कि नॉर्मली क्या हुआ था कि जो राइट वेंट्रिकल है वो सिर्फ लंग्स को सप्लाई करते हैं, वहां पे वहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो राइट वेंट्रिकल को इतना मसला नहीं होता। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि डक्टस ओपन है और राइट वेंट्रिकल सप्लाई कर रहा है आपके लोअर लिम्स को भी, तो वहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। उससे आपके पास फिर राइट वेंट्रिकल जो है वो बहुत ज्यादा जोर भी लगाएगा। उसके अलावा आपके पास ब्लड जो है ना, जो एक्स्ट्रा जो फोर्स लगा रहा है सारी राइट वेंट्रिकल, जो इतने फोर्स से ब्लड पंप कर रहे हैं, ये लंग्स भी फोर्स है। तो लंग में हाई प्रेशर जब ब्लड जाएगा, अगेन आपके पास वेसल्स, फिर मस्कुलर वॉल थिक होगी, आपके पास लूमेन कम हो जाएगा, एंड दैट विल कॉज पल्मोनरी हाइपरटेंशन। जब तक आपके पास डक्टस खुला हुआ है, तब तक फ्लोमोरल सर्कुलेशन बेहतर है और लोअर लिम्ब सप्लाई जाएगी। जैसे ही आपके पास डक्टस बंद हो जाएगा, फिर आपके पास बहुत प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि जब आपके पास बहुत नैरो डक्टस, जब आपके पास बहुत नैरो एओर्टा है, तो ज्यादातर ब्लड आपके पास जा रहा है फ्रॉम द डक्टस आर्टेरियोसिस। जब वो बंद होगा तो फिर ब्लड कैसे जाएगा लोअर लिम्स? तो आपके पास लोअर लिम्स में बहुत ज्यादा हाइपोक्सीजन होगी, एसिडोसिस हो जाएगा और पेशेंट शॉक में जा सकता है। उसके अलावा जो हार्ट है वो अपना जो फंक्शन है पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर रहा, वो अपने फंक्शन में फेल हो रहा है। ऑल्दो वो पंप भी कर रहा है, वो एफर्ट भी लगा रहा है, लेकिन अब वो अपना एफर्ट, अपने वो उसकी जो एम है, जो उसका काम है ब्लड पंप करना, ऑक्सीजन पंप करना, वो नहीं हो पा रहा। सो इट विल कॉज सीवियर हार्ट फेलियर। तो जब हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, पहले हम बात करें जक्स्टा डक्टल कोऑर्डिनेशन की। जब आपके पास सिर्फ नैरोइंग है एट द साइट ऑफ द डक्टस, मोस्ट पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक है कि जो अपर लिम्ब है उसमें आपके पास ब्लड प्रेशर ज्यादा, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन इन द अप, क्योंकि लोअर लिम्ब में ब्लड फ्लो साइज के बाद कहते हैं वीकनेस हो रही है। जो पल्सेस होती हैं अपर लिम्ब में बाउंडिंग होती है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो बड़े आराम से ब्लड पंप कर रहा है अपर लिम्ब से, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो आपको काफी ज्यादा बाउंडिंग पल्सेस मिलेंगी इन दी अपर लिम्ब। लेकिन लोअर लिम्ब में आपके पास ब्लड कम जा रहा है क्योंकि आपकी ऑब्स्ट्रक्शन, तो प्रेशर कम हो जाता है। सो यू विल हैव वीक पल्सेस इन द लोअर लिम्ब्स। और सबसे क्लासिक चीज होती है रेडियो फेमोरल। अगर आप लेटे हुए हो और आप अपने फॉर्मल अपना रेडियल फेमोरल पल्स चेक करो, तो आपको फेमोरल पल्स पहले फील होगी, रेडियल आपको बाद में फील होगी। मैं आई थिंक उल्टा क्या गया फिर से इसको। हाँ मैं गलत क्या गया। अगर आप लेटे हुए हो, आपको पहले रेडियल पल्स फील होगी, बाद में आपको जो है ना नहीं मैं सॉरी सॉरी, मुझे तो ना पहले स्टैंड में आया तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं एक बंदा बना रहा हूँ। अच्छा जी। तो अब हम देख रहे हैं सर्कुलेशन, ठीक है, तो ब्लड जाएगा, ब्लड बस अपर लिम्ब में जाएगा। तो आपके पास जो है ना, अ, जब एक नॉर्मल पेशेंट है, आपके पास जो रेडियल पल्स है और femoral पल्स है अबाउट द सेम टाइम फील होते हैं आपको। ठीक है, तो आपके पास नॉर्मल पेशेंट में जब आप देखते हो रेडियल पल्स एंड femoral पल्स आपको सेम टाइम फील होती है। लेकिन आपके पास एओर्टा, आपके पास जब ऑपरेशन है, अब आपके पास पाथवे डिले हो गया, लोअर लिम्स को ब्लड देर से जा रहा है। उससे क्या होता है, femoral पल्स डिले आता है। सो यू विल फील द femoral पल्स आफ्टर रेडियल पल्स, क्योंकि ब्लड को लेफ्ट से थ्रू जा रहा है। सो जब आप ब्लड प्रेशर चेक करते हो, नॉर्मली जो है लोअर लिम्ब ब्लड प्रेशर इट इज 10 to 20 मीटर्स ऑफ मर्क्यूरी हायर देन इन द अपर लिम्स। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन ऑफ एओर्टा होता है, ब्लड प्रेशर जो है इट इज लोअर इन द लोअर लिम्स एंड हायर इन द अपर लिम्स। लोअर लिम्ब में ब्लड प्रेशर जो है इट इज डिफिकल्ट टू मेजर।
क्योंकि वहां पे जो ब्लड है वो डिफरेंट पाथवे से आ रहा है और एक नैरोड पाथवे से आ रहा है। तो लोअर लिम्ब में ब्लड प्रेशर कम होगा, अपर लिम्ब में ज्यादा होगा। डिफरेंस जो ब्लड का डिफरेंस है, इट इज सीन इन चिल्ड्रन older than 1 years। अगर आपको मिलता है कि पेशेंट के राइट बाजू में ब्लड प्रेशर ज्यादा है और लेफ्ट बाजू में लेफ्ट ब्लड प्रेशर कम है, दैट मीन्स कि जो सप्लीमेंट आर्टरी है उसमें भी कोई इन्वॉल्वमेंट हो गई है, क्योंकि आपके पास लेफ्ट साइड पे ब्लड प्रेशर कम जा रहा है। तो आपको फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी? अगर तो डक्टल रोटेशन है, apex and heart sounds are normal. You can find a short systolic murmur along the left renal border at the third to fourth intercostal space. ये मर्मर क्यों है? क्योंकि ब्लड एक नैरोड पाथवे से जा रहा है। आपके पास एओर्टिक की नैरोइंग है, जब वहां से ब्लड जाएगा एक नैरो स्पेस से, आपको वहां पे मर्मर मिलेगी। अगर bicuspid aortic valve है, there will be a systolic ejectostolic murmur at the upper right midsternal border and systolic diastolic at the suprasternal notch. तो अगर बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व है, आपको उसी वजह से एक मर्मर मिलेगा। अगर आपको एक मिड डायस्टोलिक मर्मर मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस। अब जो बच्चे बड़े होते हैं जिनको बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं थी, वो ना ग्रेजुअली कोलैटरल्स मारते हैं, ऑल्टरनेट पाथवेज मारते हैं। रास्ता बंद है तो दूसरी गली से निकल जाते हैं। तो इस तरह मुस्लिम वेसल से ब्लड पहुंच जाते हैं लोअर लिम्स, इनको कोलैटरल्स कहते हैं। जब कोलैटरल्स मिलते हैं तो आपको कंटिन्यूअस मर्मर भी मिल सकता है। So in patients with collateral circulation, systolic or continuous murmur may be heard over the left and right side of the chest. अगर आपको continuous murmur मिल रहा है, it means कि coarctation severe है। इतनी severe coarctation है कि पेशेंट ने collaterals बना ली, उसने दूसरे पासेस बना ली। तो अगर आपको एक पेशेंट है, सो coarctation है, उसमें आपको मिलता है कि continuous murmurs हैं, it means कि आपके पास severe coarctation है। अगर ट्रांसवर्स आर्थरोप्लेजिया है, ये बहुत सीवियर होता है। जब तक पीडीए ओपन है, तब तक राइट वेंट्रिकल जनरल लोअर को सप्लाई कर रहा है। तो इनिशियली आपको लोअर लिम्ब साइनोज मिलेगा, अपर लिम्ब आपको बहुत अच्छा मिलेगा, पिंक सा होगा। जैसे ही पीडीए बंद होगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा और सिरोसिस हो जाएगा। इसमें आपको कार्डियोमेगली मिलेगी एंड सिस्टोलिक मर्मर अलोंग द लेफ्ट रेनल बॉर्डर, क्योंकि राइट वेंट्रिकल जो है वो काफी प्रेशर ब्लड पंप कर रहा है। अगेन जो इन्वेस्टिगेशन है डिपेंड ऑन द टाइप। तो अगर डक्टल है, आपको कार्डियोमेगली मिलेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज होगा और आपको मिलेगा पोस्ट नोटिक डायलिटेशन ऑफ द सेंडिंग एओर्टा, और आपको रिब्स की नॉचिंग मिल सकती है कॉज बाय कोलैटरल्स। जो अल्टरनेट पाथवेज हैं वो रिब्स को नॉच कर देती है। ईसीजी विल शो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और एको आपको डिफेक्ट शो कर देगा। जब ट्रांसवर्स हाइपोप्लेजिया है, इट कॉज मार्क्ड कार्डियोमेगली एंड pulmonary congestion as well as dilation of the descending aorta। तो एक्सरे पे आपको क्या कुछ मिल रहा है? नंबर वन, हार्ट थोड़ा सा इनलार्ज होता है और आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल भी इनलार्ज होता है। फिर आपको नॉचिंग मिलती है। अगर आप देखो, ये जो रिब के बॉर्डर्स है ना, यहाँ पे छोटे कट से बने हुए हैं। यहाँ पे ये छोटा सा बना हुआ है, यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है, ये कोलैटरल्स आपको नजर आ रहे हैं, तो थोड़ी नॉच से बनी हुई है। यहाँ देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ना रिब्स की तरफ बाहर से निकला हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा निकला हुआ है, जैसे नॉच हुई भी है। ये कोलैटरल सिमुलेशन की वजह से होता है। और फिर आपको एक चीज मिलती है, फिगर ऑफ थ्री। ये देखो, यहाँ पे एक थ्री बना हुआ है। ये क्यों हुआ हुआ है? आपके पास, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपके पास जो है ना, ये डिसेंडिंग एओर्टा है। यहाँ पे आपके पास ये आपके पास नैरोइंग, यहाँ पे कॉर्टिशन है। तो ये आपके पास नैरोइंग से पहले आपका डायलेशन है, ये नैरोइंग है, और ये पे आपके पास कॉर्टिशन के बाद डायलेशन है। तो ये थ्री बन जाता है। प्री स्टेनोटिक डायलेशन, दिस इज द स्टेनोसिस, दिस इज द पोस्ट स्टेनोटिक डायलेशन। तो ये थ्री बन जाता है। ठीक है, तो ये बना हुआ है आपके पास। ये जो पार्ट है, यहाँ पे आपके पास जो है स्टेनोसिस है, ये प्री स्टेनोटिक डायलेशन है, ये पोस्ट स्टेनोटिक डायलेशन, ये थ्री बना हुआ है। यहाँ पे भी थ्री बना हुआ है, और यहाँ आपको कहीं पे नॉचेस ही बनी है। अब इसको हमने ट्रीट कैसे करना? एसिम्प्टोमेटिक हार्ट डिजीज, जिसमें आपने PGE1 देना हो। हम सिम्प्टोमेटिक हार्ट डिजीज में देते होते हैं पोस्टरनेटिक E1, लेकिन हम उसके अलावा प्रोटेक्शन भी देते होते हैं। So in patients with transverse arch hyperplasia, we have to give posternal E1 to maintain the ductus। तब हम एसिडोसिस ट्रीट करेंगे, हार्ट फेलियर ट्रीट करेंगे, और हमने सर्जरी करनी है। सर्जरी करके हमने क्या करना है? जो कॉर्टेशन है उसको रिमूव करना है, एंस्टोमोज करना है। पहले करते थे सब प्लेवियन फ्लैप प्रोसीजर, अब नहीं करते हम। अगर एओर्टिक वॉल्व जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसको हम रिजॉल्व करेंगे।
और बड़े बच्चों में हम एंजियोप्लास्टी करते हैं। ऑपरेशन क्या हो सकती है, दोबारा स्टेनोज हो सकता है, उन बच्चों में होता है और ऑपरेटेड फॉर द एज ऑफ 1 ईयर। अगर दोबारा स्टेनोज हो जाए तो हम बलून एंजियोप्लास्टी करते हैं या हम इंट्रावेस्कुलर स्टेंट पास करते हैं। फिर क्योंकि आपके पास हाइपरटेंशन होती है तो इन पेशेंट्स में प्री मच्योर कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, क्योंकि आपके पास स्टेनोसिस थी, आपके पास हाइपरटेंशन थी, एंड दैट कॉजेज प्री मच्योर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। उसके अलावा हाइपरटेंशन की वजह से हाइपरटेंसिव एंजियोपैथी हो सकती है या ब्लीडिंग हो सकती है। अदर कॉम्प्लिकेशंस आर हार्ट फेलियर, congestive endocarditis एंड एनेमिज्म्स। कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं आफ्टर सर्जरी, जैसे पोस्ट मॉर्टेक्टमी सिंड्रोम। जब आप रिपेयर करते हैं उसके बाद ही कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जैसे कि मेसेंटेरिक आर्टरीराइटिस, जो कि प्रेजेंट कर सकता है। उसमें बेसिकली होता क्या है, आपके पास जो मेसेंटेरिक आर्टरी है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, causing abdominal pain, hypertension, nausea, vomiting, GI bleed, intestinal hemorrhage, and bowel necrosis। तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है एंटीहाइपरटेंसिव एंड इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन। और लास्टली आपके पास हो सकती है रिबाउंड हाइपोटेंशन। तो फाइनल टॉपिक है ईजर मेंटल सिंड्रोम। ये आपने मैं काफी रिपीट कर चुका हूँ, काफी बार इसकी बात कर चुका हूँ मैं। और आपने बहुत सुना होगा कि जिन पेशेंट्स में आपके पास होते हैं ना, शंट्स होते हैं, हार्ट में डिफेक्ट्स होते हैं, अक्सर उनको साइनोसिस हो जाता है बाद में। इसको हम ईजर मेंटल सिंड्रोम कहते हैं। What is this? Patients who have an intracardiac defect or atrial connection through which blood is shunted from the right to left because of pulmonary vascular disease with unrestricted pulmonary flow। इसकी आपके पास प्रॉब्लम बेसिकली क्या हो रही है कि आपके पास पहले एक लेफ्ट टू राइट शंट, आपके पास ब्लड जो है ना राइट साइड पे ज्यादा जा रहा था। जब आपके पास ब्लड राइट साइड ज्यादा जा रहा था, वो एक्स्ट्रा ब्लड आ जाता लंग्स के। लंग्स की वेसल्स जो हैं वो थिक हो गई, उसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गई, उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल को ज्यादा जोर लगाना पड़ा ताकि ब्लड पंप करे। लेकिन जब राइट वेंट्रिकल ने ज्यादा जोर लगाना है, वो राइट साइड वेंट्रिकल इनलार्ज हो जाएगा। जब राइट साइड वेंट्रिकल इनलार्ज होगा, उससे प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होते 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 एक टाइम आएगा कि राइट वेंट्रिकल इतना लार्ज हो गया है कि उसका प्रेशर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से भी ज्यादा हो गया है। तो जो इनिशियली आपके पास लेफ्ट टू राइट शंट था वो रिवर्स हो जाएगा, वो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ईजर मेंडल सिंड्रोम। ये डेफिनेशन मैंने नेल्सन से उठाई है, लेकिन इसकी मुझे भी समझ नहीं आती थी ज्यादा, मगर मैं लिख दी है क्योंकि डेफिनेशन है। सो व्हाट इज इट कॉज्ड बाय? इसकी कॉजेज होती है अनप्रिपेयर्ड वेंट्रिकुलर और एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट्स, पीडीए, some communication between aorta और pulmonary artery, complex venous heart diseases। तो बेसिकली आपके पास एक शंट रिवर्स हो गई है। तो हो क्यों रहा है आप ये? तो बेसिकली जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उस टाइम पे क्योंकि लंग्स में पानी भरा होता है, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस वैसे ही ज्यादा होती है। तब जैसे मेंशन किया था, ब्लड जो है वो लंग्स में जाता ही नहीं है, थोड़ा सा जाता है लंग्स को, बाकी जो डक्ट थ्रू चला जाता है एओर्टा के अंदर। तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन ये बच्चा जब पैदा होता है तो ये वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास अब जो है ना लंग्स खुल गए हैं, वेसल्स ओपन हो गई हैं, अब ब्लड फ्लो कर रहा है। तो आपके पास पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। लेकिन प्रेजेंट में क्या होता है कि जो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो ज्यादा रहती है। तो नॉर्मली आपके पास पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जानी चाहिए, लेकिन जब इजे मेंजर होता है, द पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस रिमेन्स हाई आफ्टर बर्थ और राइजेस। और क्यों राइज कर रहा है? इट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो और प्रेजेंस ऑफ हाइपोक्सिया और हाइपरकार्डिया। तो इनिशियली क्या होगा आपके पास, जैसे हम वीएसटी में डिस्कस किया था, मैं आपको वही दिखाना दोबारा। तो हमारे पास इनिशियली क्या था, मैं वीएसटी बना रहा हूँ, ठीक है, वीएसटी का मैं आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम। मेरा वीएसटी ना यहाँ पे है, ठीक है। तो इनिशियली क्या हुआ था कि राइट साइड का बस वॉल्यूम ज्यादा था, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम ज्यादा था लंग्स के अंदर। लंग्स की वेसल्स जो है बहुत बारीक बारीक थी, उनकी छोटी सी मस्कुलर रेट थी, उनमें आपके पास वॉल्यूम ज्यादा आ गया। तो ये जो है ना हाइपरट्रोफी हो गई, ताकि ये जो वस्कुलर लेयर है वेसल्स की, ये हाइपरट्रोफी हो गई ताकि जो है इस प्रेशर को मैनेज कर सके, इस वॉल्यूम को बर्दाश्त कर सके।
तो इनिशियली जो है ना आपके पास वॉल्यूम राइट साइड ऑफ हार्ट में वॉल्यूम्स आते हैं, तो आपके पास पल्मोनरी ब्लड फ्लोज आता है. सो दिस फेज इज नोन एज हाइपरकाइनेटिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन. इससे आपके पास सिर्फ पल्मोनरी साइड पे वॉल्यूम्स आता है. इस पेशेंट में अगर आप निट्रिक ऑक्साइड दोगे या ऑक्सीजन दोगे तो पेशेंट इंप्रूव कर जाएगा, क्योंकि आपने वेजोडाइलेशन कर दी है, तो पेशेंट इंप्रूव कर जाएगा. बाद में क्या होगा कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो जब बढ़ता जाएगा आपके पास मीडियल हाइपरट्रोफी हो जाएगी, आपके पास ये वेसल वॉल बढ़ती जाएगी. सो देयर विल बी हाइपरप्लेजिया ऑफ इन द स्मॉल पल्मोनरी आर्टरियोल्स एंड मस्कुलर आर्टरियोल्स. तो अब जो है ना आपके पास टाइम के साथ ये थिक होता जा रहा है, आपका लूमेन कम रहता जा रहा है. तो अब आपने इस छोटे से लूमेन में ब्लड को पंप करना है. अब आपका लूमेन इतना छोटा हो गया हुआ है कि राइट वेंट्रिकल तो अच्छा खासा जोर लगाने के यहाँ से पंप करे. तो अब आपके पास राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी करेगा और बहुत प्रेशर से ब्लड पंप करेगा. तो आपके पास जो है प्राइमरी वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी. इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगी. जो अब जोर लगाना है उसे तब क्या होगा कि लेफ्ट जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करेगा टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. तो मैं आपको ये दिखाता हूँ इसमें. तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखें, पहले आपके पास जो है ना ब्लड जा रहा था लेफ्ट वेंट्रिकल था, वहां से ब्लड जा रहा था राइट वेंट्रिकल में, एक्स्ट्रा फ्लो आ रहा था पल्मोनरी आर्टरी. तो थोड़ा सा पल्मोनरी आर्टरी आपकी लार्ज होगी, मस्कुलर बढ़ गई, आपकी नहीं ठीक किया, पेशेंट आई नहीं हमारे पास. आपके पास पल्मोनरी आर्टरी हाइपरट्रोफी करती गई करती गई करती गई, आपके पास वेसल्स जो है ना वो इलार्ज होती गई, आपके पास रीमॉडलिंग हो गई, अब पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ गई है. उससे क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल जो है वो भी हाइपरट्रोफी कर गया, इतना लार्ज कर गया कि अब वो ब्लड पंप कर रहा है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. अब आपके पास बॉडी में साइनोज ब्लड जाएगा, तो अब आपके पास साइनोसिस हो जाएगा, अब आपका शंट रिवर्स हो गया है. इसको हम कहते हैं ईजर मेंडियन सिंड्रोम. जब आपके पास पल्मोनरी वेस्कुलर रीमॉडलिंग हो जाए, अब कोई दवाई से नहीं करेगी, अब इट्स टू लेट फॉर एनी मेडिसिन टू इफेक्ट. So in Easerman syndrome, pulmonary hypertension is responsive or totally unresponsive to pulmonary vasodilators and oxygen. क्योंकि अब वेसल इतनी थिक हो गई है, इतना कम लुमेन रह गया कि आप चाहे ऑक्सीजन दे दो चाहे वेजोडाइलेटर दे दो, अब कोई फायदा नहीं होगा. इट इज मच टू लेट. इनिशियली अगर आप वेजोडाइलेटर दो फर्क पड़ जाता है, बाद में नहीं. लेकिन इजरमेन सिंड्रोम अक्सर बहुत लेट होता है. सिम्टम्स डू नॉट यूजुअली अकर अंटिल द सेकंड टू थर्ड डेकेड ऑफ लाइफ. पेशेंट साइनोज हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, फटीग हो जाएगा, अरिथमियास का रिस्क बढ़ जाता है, और इन लेट स्टेजेस पेशेंट को हार्ट फेलियर होता है, क्योंकि बहुत कम ब्लड जा रहा है लंग्स, ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही, हार्ट फेलियर हो जाता है. क्योंकि ब्लड जो है वो हार्ट को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, हार्ट इलार्ज हुआ हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन मिल नहीं रही, उसे चेस्ट पेन होती है, हेडेक्स होती है, सिनकपी हो सकती है, और हिमोप्टिसिस भी हो सकता है. अब इसमें आपको क्या साइंस मिलेंगे, राइट वेंट्रिकल बहुत इंलार्ज है, देयर विल बी राइट प्रेशर डिक्रीज. फिर S2 इज वेरी लाउड विद TS2 लाउड हुआ क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन है. इतना भी लार्ज आपको इतना ज्यादा फोर्स हो सकती है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कि आपको शायद पल्मोनरी आर्टरी पल्सेशन फील हो एट द पल्मोनरी एरिया. आप जब वहां पे हाथ रखते हो फील होगी पल्सेशन हो रही है. और you can find a diastolic murmur of tricuspid regurg and diastolic murmur of pulmonary insufficiency. तो आपके पास क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है राइट वेंट्रिकल में, उस वजह से ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो रिवर्स भी हो सकता है, उसकी रिगरेटेशन हो सकती है, उससे आपको मर्मर मिल सकता है. और आपके पास क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, उस वॉल्व के आपको मर्मर मिल सकता है. फिर बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया यू कैन गेट डबिंग. तो फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी, प्रोमिनेंट राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. फिर आपको यहाँ पे बड़ी अनोखी चीज मिलती है कि जो आपके पास हाइडल एरिया है वहां पे वेस्कुलरिटी इंक्रीज होती है, बाद में कम हो जाती है. तो अगर आप देखो यहाँ पे कितनी आपको जो है ना वाजे नजर आ रही पल्मोनरी आर्टरीज, यहाँ पे है फिर जाना कट ऑफ हो जाता है, इसको प्रूनिंग भी कहते होते हैं. दिस इज सीन इन ईजरमेंट सिंड्रोम. तो लैब्स अगेन हम ईसीजी करेंगे, वाइट राइट वेंट्रिकल इनलार्ज है, तो आपको वो नजर आएगा, टॉल स्पाइक टी वेव्स, एट्रिया जो इनलार्ज है, echo shows enlarged right ventricles and demonstrates the underlying defect. जब आप कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हो देयर इज बाई डायरेक्शनल शंट.
आपके पास राइट टू लेफ्ट हैंड भी हो रहा है, लेफ्ट टू राइट भी बीच में हो रहा है। इसकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। आइडियली आपने कोशिश ये करनी है कि जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है उसको आप इन्फेंसी में करेक्ट करें। Patient who at risk for developing pulmonary vascular disease should have the underlying cardiac defect corrected during infancy. तो आपने इन्फेंसी में जो प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने हैं, VSDS को ठीक करो, VSDS को आप पहले ठीक करो, उसके बाद सिम्टोमेटिक है, आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे दो, एंटीथेलिन एंटागोनिस्ट दे दो, IV प्रोस्टाग्लैंडिन दे दो, फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स दे दो, लेकिन लेट फेज में असर नहीं करेंगे। फिर इवेंचुअली आपके पास एक ही हाल है कि आप हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट दोनों आपने ट्रांसप्लांट करने हैं। अगर आप सिर्फ लंग ट्रांसप्लांट करोगे तो हार्ट जो है वो अभी तक इनलार्ज हुआ हुआ है, वो बाद में फिर प्रेशर से ब्लड पंप करेगा लंग्स के अंदर, लंग्स फिर हाइपरटेंशन में आ जाएंगे। अगर आप सिर्फ हार्ट को करते हो, आगे लंग्स जो है अभी तक हाइपरटेंशन के अंदर, अगेन आपके पास लंग्स हार्ट डैमेज हो जाएगा। तो आपने दोनों ट्रांसप्लांट करने हैं। कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि पल्मोनरी वेस्कुलर जो है कभी कम होती नहीं है, तो इन बच्चों में इतना मसला नहीं होता इनकी इंक्रीज रहती है, लेकिन क्लिनिकली पता नहीं चलता, ये सही रहते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें ट्राइसोमी 21 होते हैं। तो जिन पेशेंट डाउन सिंड्रोम होता है कुछ में ऐसा होता है कि उनका प्रोटीन रेजिस्टेंस कम नहीं होती, तो उनको वैसे जो है ना, यू मस्ट ऑलवेज डू एको इन पेशेंट्स विद ट्राइसोमी 21, क्योंकि कुछ में ऐसा होता है कि प्रोटीन रेजिस्टेंस कम होती है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई थिंक काफी लंबा लेक्चर था, अबाउट 2 आवर्स का। आई होप आपको कुछ समझ आ गई है। मैंने कोशिश की है कि आपके ना क्वेरी भी साथ आंसर करते, कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। आई होप कुछ क्लियर हो गया। मैंने 2-3 बार बात की है कि मैं मेट्रोज के साथ, मेट्रोज एक ऑनलाइन जो है ना पोर्टल है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो मैं रिटर्न के लेक्चर उससे मैंने हर टॉपिक लेक्चर्स बनाए हैं। तो मेट्रो जो है ना वो अबाउट 4 कोर्सेज ईयर कराता है। 2 एक्सटेंसिव कोर्स होते हैं 5 मंथ के। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, लेक्चर डिस्कस कर लेते हैं, बात समझ नहीं आती है वो डिस्कस कर सकते हैं, MCQs डिस्कस कर लेते हैं, मैं MCQs बना के भेजता होता हूँ उसके अंदर। वो तो अब जो है ना स्टार्ट हो चुका है काफ़ी देर पहले का, लेकिन अब हमारा स्टार्ट होगा क्रैश कोर्स, 2 मंथ्स का होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ना एग्जाम से पहले कुछ तैयारी हो जाए, तो आप इनरोल कर सकते हैं। द क्रैश कोर्स 2 मंथ्स का होता है, उससे भी सब कुछ हम कवर कर देते होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्रैश कोर्स जो है वो होगा जून में इंशाल्लाह। बाकी आपको शायद पता हो कि मेरी एक बुक भी है। मेरे जो नोट्स हैं मेरी बुक में अवेलेबल हैं। फिलहाल जो मेरी लेटेस्ट बुक अवेलेबल है वो 3rd एडिशन है, 22nd एडिशन ऑफ नेल्सन मैंने बेस किया है इसको। इसको भी अपडेट कर रहा हूँ। कुछ टॉपिक्स थे जो कि क्यू बैंक में थे, जो मेरी बुक में नहीं थे, उनको मैं साथ साथ अपडेट कर रहा हूँ मैं। तो इंशाल्लाह 4th एडिशन में मजीद टॉपिक्स हों। सो दिस इज अवेलेबल ऑल ओवर पाकिस्तान। आप बेशक इनको व्हाट्सएप करें इस नंबर पे, तो ये आपको घर पहुंचा देंगे। सो दिस इज ऑल फॉर माई लेक्चर। आई होप आपको समझ आई, तो प्लीज आप पूछ लें कोई क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन कब तक आएगा, 4th एडिशन कब आएगा? मैं बताता हूँ आपको। देखो मेरा समय प्लान ये होता है कि जब नर्सिंग का एडमिशन आता है ना, मैं कोशिश करता हूँ उस वक्त मैं अपना 4th एडिशन निकालूं। उससे बेसिकली ये होता है कि जो नर्सिंग में चेंजेस है ना वो मेरी बुक में आ जाती हैं। तो आपको पता होता है कि अच्छा अब जो है ना 24th एडिशन आ गया नर्सिंग का, उसमें ये चेंजेस है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि नर्सिंग के साथ साथ अपना एडिशन निकालूं। तो उसमें ना फिर मैं नर्सिंग दोबारा पढ़ता हूँ, देखो क्या चेंजेस आ गए कंपेयर टू द प्रीवियस एडिशन। तो मेरी बुक भी साथ साथ अपडेट होती है। अब आप पूछ रहे हो कब होगा, मैं आपको भी बताता हूँ कि नेल्सन की जो है ना नेक्स्ट एडिशन वो 2028 में 2029 में आएगा। मेरा भी 2029 का इरादा है। एक पॉसिबल है कि मैं शायद पहले निकाल लूँ अगर मेरे पास काफी चेंजेस नहीं, बट देखूंगा, शायद मैं पहले निकाल लूँ। एनी अदर क्वेश्चन? तो आई एम ग्लैड आपको फायदा हुआ इसका। गुड लक, हिम्मत ना आना। देखो बहुत टफ एग्जाम है, मुझे पता है बहुत टफ एग्जाम है। मैंने खुद 4 साल में पार्ट 2 पास किया है, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में कौन सा आसान होना चाहिए, मुश्किल होता है। तो अगर आप फेल होगी हिम्मत ना हारो, कोई बात नहीं, लगे रहो। अब आप बहुत आगे निकल आए हो, MBBS कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, फील्ड्स कर ली है, लगे रहो। कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, कुछ नहीं होता। मैं 4 साल फेल होता रहा, नोट्स लिखता रहा, मैं कहा ये तो पास नहीं हो रहा, नोट्स टाइप कर दिए, बुक हो गई, मेट्रोज हो गया, तो शुक्र है। तो हमें नहीं पता क्या बेहतरी होती है, अतः ने कुछ प्लान किया होता है।
हिम्मत ना हारने की, लगे रहो बस। मेरी तरफ से फिर अल्लाह हाफिज। जो लोग मेट्रोज में, उनके पास मेरा नंबर भी है। सो टेक केयर, अल्लाह आपको कामयाब करे एग्जाम में, एंड अल्लाह हाफिज।